Good morning, everyone. Welcome to India's largest learning platform, that is obviously an academy. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की फील्ड में टीचिंग एंड मेंटरिंग का 8 इयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। और मेरे कोर एरियाज हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। तो ऑप्शनल की क्लासेस अलग से होंगी। ठीक है, यहाँ पर अपन जीएस लेवल पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है ना, अलग अलग थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है। फर्दर जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो हुआ है एमआरएससी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। और जो मेरा मास्टर्स हुआ है वो सोशल वर्क में, वो है एमपीबीयू भोपाल से। ठीक है। ये आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल की लिंक है। ठीक, तो प्लीज़ इस लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन का वाइटल लिंक है ये। ठीक, साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक, और जो भी कंटेंट यानी कि मटेरियल, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, जो भी मैं अपन यहाँ पर जो भी अपने बीच में कम्युनिकेशन होगा वो इसी लिंक के थ्रू होगा, है ना। मतलब मेजर लिंक ये है, देयर आर मैनी चैनल्स टू कम्युनिकेट वैसे तो, है ना, पर मेजर लिंक ये है। ठीक, तो इस पे जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो बिल्कुल अपलोड कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है। फर्दर ये अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक भी है मेरा। ठीक, तो इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अनअकैडमी में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है, वो है डेली लाइव क्लासेस। तो डेली लाइव क्लास आपको मिलेंगी। अगर लाइव क्लास किसी कारण से नहीं कर पाए, भाई रेकमेंडेड तो यही है कि आप लाइव क्लास लें, है ना। और अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लास भी है, वो भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लास का फ़ायदा ये रहेगा कि भैया आप अपने फैकल्टी या एजुकेटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे मैसेजेस के थ्रू, है ना। उनसे क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, डाउट पूछ पाएंगे, और जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं उनका आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक, ध्यान रखिए, ज्ञान के हिसाब से नहीं। ज्ञान और परीक्षा, ज्ञान अर्जन में और परीक्षा निकालने में अंतर होता है। तो एग्जाम के हिसाब से आपका सिलेबस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, क्योंकि अपन एग्जाम क्वालिफाई करना पहला अपना टारगेट है। ठीक है, तो इसमें दो चार ज्ञान कम अपने को मिले तो चलेगा, पर अपना एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अपन ने ज्ञान ज्ञान ले लिया और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो स्ट्रक्चर कोर्स आपके सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद लाइव टेस्ट और क्विज आपको मिलते हैं। तो भैया ये ऑल इंडिया लेवल पे आपके लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, है ना, जिसमें ऑल इंडिया से हजारों लाखों स्टूडेंट टेक पार्ट करते हैं। तो जो आपका सेल्फ इवेल्युएशन का लेवल रहेगा यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट एग्जाम जैसा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लाइव टेस्ट और क्विजेज ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अनलिमिटेड एक्सेस है इन सभी चीज़ों का आपको, है ना, कोई लिमिट नहीं है। पढ़ाई पर कोई लिमिट नहीं, जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं, और जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। केवल इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, और एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड करिएगा, है ना। देखिए एक और मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर पेड कंटेंट भी है ना, और यहाँ पर फ्री कंटेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी भी चीज़ के लिए, भाई आपको छोटा छोटा मोटा अगर टॉपिक करना है तो उसके लिए आप पेड कंटेंट लेते हैं। देखिए बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है यहाँ पर, बहुत सारे कोर्सेज फ्री चलते हैं। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करें लर्निंग ऐप को, और बहुत सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अन अकेडमी पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो ऑल इंडिया लेवल की टीचर्स से मिलता है। ठीक है, सुदर्शन सर, मनाल सर, रोमन सर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे टीचर हैं, है ना, रिनाउंड टीचर्स हैं, रिनाउंड मेंटर्स हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर इनकी पहचान है, और इनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़बरदस्त है ना। जो भी आपका एग्ज़ाम है यूपीएससी की बात कर रहे हैं अपन बेसिकली। ठीक, फर्दर जो कवरेज यहाँ पर होता है सिलेबस का, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, शॉर्ट कवरेज नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी सब्जेक्ट्स अपन पढ़ेंगे, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, एनवायरनमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ये सारे अपन इन डेप्थ एनालिसिस प्रॉपर तरीके से एकदम इसका किया जाएगा। ठीक है, और डिटेल्ड जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं। भाई अन अकेडमी पे कोर्सेज जो चलते हैं वो दो टाइप के हैं। यूपीएससी सीएससी की अगर अपन बात करते हैं तो एक प्लस कोर्स है और एक आइकनिक कोर्स है। भाई प्लस कोर्स में जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो है लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। ये आपको मिलता है कहाँ पर, प्लस कोर्स में।
ठीक। तो प्लस कोर्स में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनुराग 27 कोड डालने पर आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक। तो प्लीज अनुराग 27 का कोड आप याद रखिए। ठीक। फर्दर आइकनिक कोर्स भी है, ठीक है ना। तो आइकनिक कोर्स में जो आपको प्लस कोर्स की फैसिलिटीज हैं वो तो पूरी मिलती ही हैं, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच भी मिलते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलते हैं, और स्टडी प्लानर मिलता है, और पर्सनलाइज फीडबैक भी मिलता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पर्सनल कोच आपकी पूरी प्रिपरेशन पर नजर रखेंगे। ठीक। एक तरीके से पूरा पर्सनल अप्रोच रहेगा आपके मेंटर का। ठीक। और जो भी कोई डाउट्स है आपके, आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। डेली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी और पर्सनलाइज फीडबैक होगा। ठीक। यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड का यूज कर सकते हैं, प्लीज, है ना। तो अनुराग 27 कोड सॉरी, ध्यान रखिएगा। ठीक। इसको आप यूज कर सकते हैं। फर्दर जो अपना ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है भाई, चूंकि यूपीएससी की अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूपीएससी विदाउट ऑप्शनल इज लाइक नथिंग, मतलब बंदूक विदाउट बुलेट्स। ठीक है, गन विदाउट बुलेट्स। तो जाहिर सी बात है कि यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। ठीक। तो जो भी ऑप्शनल आपका आपने चूज किया है, ठीक, वो ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक। 10% डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड यूज करें। ठीक। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपके एग्जाम में अब 6 मंथ से भी कम का समय बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक। तो स्पीड अप करने का समय है आपकी प्रिपरेशन को। तो बढ़िया तरीके से प्लान करें अगले 6 महीने, और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक। फर्दर इसी को ध्यान में रखते हुए, हाँ भाई आदित्य, अभी कोई नहीं आया, सही बात है, आज संडे है ना यार। ठीक है। 6 मंथ का एक कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक। जो एमपीपीएससी, सॉरी, यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स को फोकस करेगा। ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। ठीक। और इसमें जो आपको कवरेज मिलेगा वो पूरा प्रीलिम्स का कवरेज मिलेगा। प्रीलिम्स सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट्स क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेंगे। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, ये हिंदी और इंग्लिश। ठीक। इसके साथ साथ और भी बैच स्टार्ट हुए हैं जो टारगेट कर रहे हैं 2022 को और 2023 को, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अनुराग कोड ANURAG अनुराग 27 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट हो चुका है भाई, है ना। बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाली है आइकनिक सब्सक्रिप्शन की। तो कृपया अभी जो रेट्स हैं, जो कम प्राइस है, तो प्लीज़ उस पर सब्सक्राइब करें। ठीक। अपग्रेड करें प्रॉपरली। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्राइस ना पे करना पड़े अगर आप लेट होते तो। ठीक। चलिए, और क्या फैसिलिटीज़ आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। फर्दर अपन देखते हैं आगे। भाई आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक, हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है। और उसमें जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी का हम जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, है ना। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस चूंकि बहुत सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक। जिसमें वेदरिंग और इरोजन, ये मेजर दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में काम कर रहे हैं। ठीक। और यही दो मेजर फोर्सेस हैं जो अर्थ के सरफेस पर चेंज लेके आते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर है लेक्चर 13 का पार्ट 1, दैट इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और इन फोर्सेस में सारे फोर्सेस हम पढ़ेंगे और बेसिकली फोकस करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन पर। ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है। तो देखिए फटाफट, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि भाई अर्थ सरफेस है एकदम स्मूथ नहीं है, कैरम बोर्ड है ना, सबने कैरम खेला है। ठीक। तो अर्थ सरफेस स्मूथ नहीं है कैरम की तरह। ठीक। अर्थ पर क्या है, माउंटेन्स भी हैं, ठीक, प्लेट्यूज भी हैं, और प्लेन्स भी हैं। क्या है, प्लेन एरियाज भी हैं और डिप्रेशंस भी हैं। ठीक। तो ये जो डिसिमिलैरिटीज हैं सरफेस पर, है ना, कहीं कहीं पर ऊंचा है, कहीं कहीं पर नीचा है, कहीं कहीं पर डिप्रेशंस भी हैं, उनमें अगर पानी भर जाए तो वो लेक्स बन जाएंगे, और बहुत बड़े डिप्रेशन से पानी भर जाए तो वो क्या बन जाएंगे, ओशियंस बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, ओशियन सीज, दैट डिपेंड्स। क्लियर है। तो जितनी भी डिसिमिलरिटीज हमारे अर्थ सरफेस पर हैं,
ठीक, ये सारी डिसिमिलरिटीज को हम दो फोर्सेस को एट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये डिसिमिलरिटीज क्यों है, वही हम यही ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है ये, ठीक। तो माउंट एवरेस्ट भाई ऐसा क्यों है, इतना ऊंचा क्यों है ना, दूसरे दूसरे पर्वत जो है माउंटेन्स वो इतने ऊंचे क्यों नहीं है। तो हम ये सारे जो डिसिमिलरिटीज है अर्थ सरफेस पर, इनको अपन बोलते हैं लैंड फॉर्म्स, वेरियस लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो ये वेरियस लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड बेसिकली बाय टू फोर्सेस, वन और टू। तो पहला सेट ऑफ फोर्स जो है उसको हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है ना, या एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो के इंटीरियर से काम करते हैं और वो अर्थ के सरफेस पर डिससिमिलैरिटीज को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, क्रिएट क्रिएट डिससिमिलैरिटीज। समझ में बात, दीज आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्सेज। और लास्ट 5 to 7 लेक्चर्स अपन इसी पर पढ़ रहे थे, है ना। ये पूरा प्लेट टेक्टोनिक पार्ट कवर होता है इसमें, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक ही समझाता है कि अर्थ की सतह के नीचे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, मेंटल में या क्रस्ट में, जो क्या है, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग, इन सारी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक। जिनका रिजल्टेंट क्या होता है, जिनके रिजल्टेंट होते हैं सरफेस फीचर्स, ठीक है। जैसे माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, ये प्लेटी हो गया, ये प्लेन रीजन हो गया, ठीक है ना, ये अपना डिप्रेशन हो गया जो कि लेक बन गया, ठीक। इसी प्रकार से तमाम बहुत सारे जो हैं आपके फीचर्स डेवलप होते हैं। तो जितने भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उनको अपन क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्रिएटिव फोर्सेस हैं जो कि चीजों को क्रिएट करते हैं सरफेस पे, ठीक। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है लास्ट के 5 से 7 लेक्चर्स में, ठीक, जिनमें हमने डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स भी पढ़े हैं और कैटास्ट्रॉफिक और सडन मूवमेंट्स भी पढ़े हैं, ठीक है। डायस्ट्रॉफिक में हमने इमरजेंस सबमर्जेंस यानी कि एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स पढ़े हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है। इसमें इमरजेंस या अपवर्ड मूवमेंट, सबमर्जेंस डाउनवर्ड मूवमेंट होता है प्लेट का, ठीक। फिर उसके बाद जो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स भी पढ़े हैं हमने। डायस्ट्रॉफिक मतलब बहुत धीरे काम करने वाले मूवमेंट्स, जिनका जो रिजल्टेंट जो लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं, जो रिजल्टेंट जो भी क्रिएट करेंगे वो हमें तुरंत नहीं, कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद मालूम चलेगा, ठीक है, सैकड़ों सालों बाद। जैसे हिमालयास बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके सामने थोड़ी बढ़ रहा है कि भाई आप कल आपने हाइट नापी हिमालयास से अपनी और हिमालयास बढ़ गए, समझ में आई बात की नहीं। ऐसा नहीं होगा, आपको कम से कम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद मालूम चलेगा कि हिमालयास ऊंचे हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेसिव फोर्सेस अपन ने पढ़े, और कंप्रेसिव फोर्सेस के रिजल्ट में अपन ने वार्पिंग पढ़ा है और फोल्डिंग पढ़ा है, फोल्डिंग और ना, और टेंशनल फोर्सेस भी पढ़े हैं, जिसके रिजल्ट में अपन ने क्रैकिंग और फॉल्टिंग पढ़ा है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को अपन डिटेल में कवर अप कर चुके हैं, ठीक। तो एक बार लास्ट लेक्चर्स देखिएगा पूरे। इसके अलावा जो सडन फोर्सेज हैं, ये तो डायस्ट्रॉफिक मतलब स्लो फोर्सेज हो गए, कैटास्ट्रॉफिक मतलब सडन फोर्सेस भी हैं, और सडन फोर्सेस में अपन ने अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म दोनों कंप्लीट किया हुआ है, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो बेसिकली वो फोर्सेस जो जिनका ओरिजिन और जो जेनेटिकली कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर से, ठीक। तो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस के ऊपर से काम करने वाले फोर्सेस जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक। फोर्सेस, फोर्सेस या प्रोसेसेस, क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और प्रोसेसेस, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, जो भी डिसिमिलैरिटीज एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने क्रिएट की है अर्थ सरफेस पर, ये प्रयास करते हैं हमेशा कि उसको क्या है, खत्म किया जाए। क्लियर है। तो ये बेसिकली फोर्सेस क्या करते हैं, जितनी भी डिसिमिलैरिटीज हैं उनको प्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वो डिसिमिलैरिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उन डिसिमिलैरिटीज को हटा रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर इंटेंसिटी में काम करते हैं तो हमें अर्थ सरफेस पर ज्यादा कुछ चेंज देखने को मिलेगा नहीं, है ना। क्लियर है। तो क्रिएशन साथ साथ हो रहा है और साथ साथ मिटते भी जा रहे हैं, तो ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयास की बात करूं तो हिमालयास में एंडोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा एक्टिव हैं एज कंपेयर टू एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। यही कारण है कि हिमालयास आर ग्रोइंग, है ना, ईच ईयर, ठीक। ऐसे ही देखिए, अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और फोर्सेस हैं जिनको अपन आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनको, तो एटलीस्ट 2 लेक्चर्स अपने को लगेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को समझने में,
क्लियर है? बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये माउंटेन बना है, ठीक, और ये माउंटेन जो है, जस्ट अ मोमेंट मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए, तो देखिए ये जो माउंटेन अपना बना है फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अब इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से रेनफॉल हो रहा है, ठीक, तो रेनफॉल हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, इसकी जो मिट्टी है ऊपर सतह पर, मिट्टी मतलब डेब्रिस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, वो मिट्टी पानी के साथ बहेगी, ठीक है, और लोअर एरियाज में जाकर डिपॉजिट होगी, ठीक, यहाँ पर जाके डिपॉजिट होगी लोअर एरियाज में जाकर, ठीक, इस एरिया में जाके डिपॉजिट होगी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होगा, ये माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कम होती जाएगी, ठीक, और एक समय आएगा जब ये प्लेन आसपास का जो डेबरिस जो डिपॉजिट हुई है माउंट एवरेस्ट की, वो डेबरिस है ना, और माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो माउंट एवरेस्ट मिट जाएगा अपनी जगह से, एक समय ऐसा आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अरावली की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अरावली की, ठीक, तो अरावली माउंटेन्स जो हैं, अरावली माउंटेन्स एक जमाने में हिमालय से भी बहुत ऊंचे पर्वत थे, ठीक, बट राइट नाउ अरावली माउंटेन्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, है ना, उनका इरोजन हो गया है, वेदरिंग इरोजन, और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है, जो डेब्रिस हुई ट्रांसपोर्टेशन, और वो डेब्रिस आसपास कहीं जाके सेटल हो गई, यानी कि उसका डेपोजिशन भी हो गया है, ठीक। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली करते क्या हैं, वो बेसिकली करते हैं वेदरिंग, ठीक, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन, ठीक, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन। तो धीरे धीरे क्या है, बहुत माइन्यूट लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये काम होता है, चलता रहता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल के साथ साथ मैक्रो लेवल पर भी ये काम चलता रहता है ना। तो अब जैसे एवलांच होता है या रॉक फॉल हो गया कहीं पर पहाड़ पर, तो रॉक फॉल क्या है, एक तरीके का वो पहाड़ का टुकड़ा टूट के नीचे की ओर आ गया, ठीक। तो जो हायर लेवल एरियाज हैं, हाई लेवल एरियाज से लोअर लेवल एरियाज में जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है डेब्रिस का। तो कहीं ना कहीं जितने भी समय के साथ अगर अपन आज की तारीख में सारे एंडोजेनेटिक फोर्सेस रोक दें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का काम चालू रखें, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करेंगे, सारे माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स को घिसकर वेदर करके इरोजन कर कर खत्म कर देंगे, और आसपास के इतने लो लाइंग एरियाज है उनमें उसका डेब्रिस भर देंगे। तो लगभग लगभग समतल स्थापन की प्रयास करते हैं, क्या करते हैं वो, समतल स्थापना का, समतल मतलब लेवल प्लेनिंग, पेनेप्लेनेशन या लेवलिंग करने का प्रयास करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली चार प्रोसेस में काम करते हैं, पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन, और इन चारों प्रोसेस को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं डिन्यूडेशन। क्या बोलते हैं, डिन्यूडेशन, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिवली वी कॉल्ड ऑल दीज प्रोसेसेस एज डिन्यूडेशन, ठीक है, और ये डिन्यूडेशन प्रोसेस ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या कर रहा है बेसिकली, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दे आर परफॉर्मिंग a task known as denudation, and denudation involves the weathering of surface features, the erosion of surface features, and the transportation of the sediments or debris created by this weathering and erosion, and at the end deposition of these sediments to some other places। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज है ना, तो हिमालय से जो नदियां आती हैं, ठीक है, देखो नदी नदी की बात कर रहा हूँ, नदी जो रनिंग वाटर है, नदी केवल रनिंग वाटर केवल नदी नहीं होती, रनिंग वाटर जैसे अपन बारिश भी होती है तो हर घर पर से पानी टपकता है, हर घर की छत से ये पूरा पानी जाकर नालियों में जाता है ना, ड्रेन्स में, और ड्रेन्स से फर्दर जाके फिर मिलती हैं छोटी छोटी आपके आसपास की नदी से, वो नदी अंततः जाके बड़ी नदी से, और ये पूरा पानी जाकर क्या हो जाएगा, कहाँ पर मिल जाएगा, समुद्र से, ठीक। तो बेसिकली जो आपके छत पर जो डस्ट है हो सकता है वो समुद्र तक पहुंच जाए, समझ में बात, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे ही क्या होता है जब पानी हिमालय से आता है ना, पहले पानी बरसता है हिमालय पर रेनफॉल के फॉर्म में, वही पानी स्ट्रीम्स में कनेक्ट होता है, स्ट्रीम्स रिवर्स में कनेक्ट होती हैं, रिवर्स मेन रिवर्स में कनेक्ट होती हैं, मेन रिवर्स कहाँ तक पहुंचती है, अपनी समुद्र तक, ठीक, ओशियन तक। तो ध्यान रखिएगा, तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत बड़े स्केल पर चलता है और हमेशा चलता रहता है, डायनामिक प्रोसेस है ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देखो समझने की बात यह है कि हिमालयास की मिट्टी अपने को सुंदरबन डेल्टा पर भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। हिमालयास कहाँ पर है ना, अपन को सब देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हिमालयास की जो मिट्टी है वो अपने को सुंदरबन के डेल्टा तक मिलती है, समुद्र तक, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, इसी प्रकार से क्या करता है, एक समय आएगा जब पूरे हिमालयास घिस जाएंगे, इनकी पूरी डेब्रिस जो मिट्टी है स्लो होते होते नीचे होते होते कहाँ पहुंच जाएगी, ओशियन वाटर तक पहुंच जाएगी, वहां डिपॉजिट हो जाएगी, और जहां जहां बीच बीच में जगह मिली वहां वहां डिपॉजिट होती जाएगी, ठीक। तो हिमालयास नीचे हो रहे हैं, ठीक है, और हिमालयास क्या हो रहे हैं, नीचे हो जाएंगे, ठीक।
और आसपास के एरियाज जो है वो ऊपर हो जाएंगे। देखिए इसी एग्जांपल में अपन समझते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हिमालयाज की, तो ये मान लीजिए हिमालयाज हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि हिमालयाज को, ये पूरा जो हिमालय है ना, आसपास इसका डेब्रिस क्या है, सेटल्ड हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से ये पूरा हिमालय एक जमाने में इतना इतना रह जाएगा, क्लियर है, और आसपास की पूरी मिट्टी सेटल हो जाएगी। ठीक, ये आपका हिमालय जो है वो गायब हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिन्यूडेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा। और डिन्यूडेशन कई तरीके से काम करता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी लेक्चर में कि किस प्रकार से काम करता है। तो बेसिकली अभी तक जो डिस्कस करा उसमें अपने को ये समझ में आया कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज। दे यूज टू डिस्ट्रॉय व्हाट एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्रिएट। ठीक, और ये डिस्ट्रक्शन भैया परसेप्टिबल नहीं, बहुत स्लो है, धीरे धीरे है, इनमें हजारों साल लाखों साल लग सकते हैं, क्लियर है। और कई प्रोसेस काम करते हैं, है ना, टेम्परेचर से लेकर ग्रेविटी, टेम्परेचर, ग्रेविटी, प्रेशर, स्लोप, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिन्यूडेशन, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लीजिए कोई स्लोप है, क्या है, कोई स्लोप है, और इस स्लोप पर क्या है, एक चट्टान रखी हुई है। ठीक, एक चट्टान रखी हुई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये स्लोप ऑफ माउंटेन, यहाँ पर एक चट्टान रखी हुई है। तो भाई ये चट्टान जो है, ये जो रॉक है, ये कभी ना कभी तो गिरेगा, है ना, जाहिर सी बात है, मतलब ये अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हमेशा स्लोप एस्पेक्ट यानी कि ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक, ग्रेविटी काम कर रही है, और रोज धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है, इसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। अब ये गिरेगा, कब गिरेगा किसी को नहीं पता, है ना, भगवान करे इसके नीचे कोई ना हो जब ये गिरे, तो लेकिन ये गिरेगा जरूर एक समय में। तो एक समय में ये लुढ़क कर कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक, और इस प्रोसेस में हो सकता है टूट भी जाए, टप पे जब खा के नीचे आएगा तो ये हो सकता है टूट भी जाए। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते क्या हैं, तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस इंक्लूड्स जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल फेनोमेना एंड प्रोसेसेस। तो ये बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, प्रोसेस होते हैं दैट ओरिजिनेट एक्सटर्नली टू द अर्थ सरफेस। एक्सटर्नली मतलब अर्थ सरफेस के बाहर से, ऊपर से वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, द टर्म इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू द एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस हुज ओरिजिन इज विद इन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर से जो प्रोसेस होते हैं, है ना, उनके थोड़े से उनको काउंटर करने के लिए ये प्रोसेस, ये अपन नाम यूज करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसके रिलेशन में यूज करते हैं। So these processes are generally related to the atmosphere, hydrosphere and biosphere and therefore includes the process of weathering, erosion, transportation and deposition. क्लियर है। तो देखो ये फॉर एग्जांपल ये फिगर देखिए फटाफट जल्दी से, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई अपलिफ्टमेंट हो रहा है कुछ। ठीक, तो देखिए जैसे ही कोई माउंटेन अपलिफ्ट हुआ, ये किसी प्रकार का अपलिफ्टमेंट हुआ, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम करना चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं ये अलग अलग एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं। किसके थ्रू काम करते हैं, एजेंट्स के थ्रू। जैसे फॉर एजेंट्स, है ना, इसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एजेंट, एजेंट आपका हो गया रनिंग वाटर, क्या हो गया, रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर क्या करता है बेसिकली, जब इस पूरे एरिया में वर्षा होगी, बारिश होगी, ठीक, तो इसके साथ क्या होगा, ये माउंटेन जो डेवलप हुए हैं यहाँ पर, ये क्या होंगे, लेटरली इन सेडिमेंटेशन के रूप में, है ना, इरोड होंगे माउंटेन्स, और ये बहेंगे आसपास, और आसपास के एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाएगा पूरा माउंटेन। समझ में आई बात, बहुत छोटे छोटे डिपोजिशन के रूप में, क्लियर है। तो देखिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, है ना, रेन क्रिएट कर रहे हैं, और रेन क्या कर रही है, रनिंग वाटर क्रिएट कर रही है, और रनिंग वाटर क्या कर रहे हैं, इन माउंटेन्स को इरोड करके आसपास के मैदानी भागों में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो एक समय आएगा जब लेवल प्लेन हो जाएंगे, ये वाले पूरे माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे। समझ में आए, इरोजनल रेमानेंट्स बचेंगे इनके, खाली क्या है, इनके अवशेष बचेंगे इन माउंटेन्स के। तो दीज आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, और ये बहुत माइन्यूट लेवल पर भी काम करते हैं और बहुत मैक्रो लेवल पर भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फर्दर इन्हीं प्रोसेस को हमें पढ़ना है। ठीक, और ये सारे प्रोसेस में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है भैया, सबसे पहले होगा वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, है ना। तो इन माउंटेन्स को वेदर किया जाएगा, इरोजन किया जाएगा एक्सो फोर्सेस के द्वारा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा। ठीक, और जाकर क्या ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा मटेरियल को, और डिपोजिशन किया जाएगा। तो डिपोजिशन प्लेन्स बनेंगे आखिरी में आसपास, है ना, और ये माउंटेन्स के रेमानेंट्स बचेंगे। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी अभी, और अपन डिटेल में समझेंगे इसको आगे पूरी तरीके से। ठीक, तो चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस है ना, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस किस प्रकार काम करता है। तो बेसिकली मैंने कहा ना, सबसे मेजर इसका जो है वो है वेदरिंग और इरोजन। ठीक, ध्यान रखिएगा।
तो वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन, ये 4 प्रोसेस में काम करता है। तो ये ग्राफ आप देख लीजिए, अभी इस लेक्चर को पूरा पढ़ने के बाद ये पूरा ग्राफ आपके समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अभी अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा तो थोड़ा सा ऊपर से आएगा आपके, और जो है दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पर अपन दोबारा आएंगे, इस पूरे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के, कंप्लीट प्रोसेस के पूरे ग्राफ को अपन देखेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं प्रोसेस। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते, देखो आप नेक्स्ट शब्द आता है अपना डिन्यूडेशन। समझ में आई बात? तो डिन्यूडेशन क्या होता है? बेसिकली डिन्यूडेशन कलेक्टिवली जितने प्रोसेस अपन काम कर रहे हैं, है ना, कहां पर काम कर रहे हैं? अर्थ की सरफेस पर। जो क्या कर रहे हैं, जो अपलाइंग सरफेस है या हाई लेवल सरफेस है, उनको लो लेवल बना रहे हैं। ठीक, उनको लो लेवल बना रहे हैं, उन पूरे प्रोसेस को अपन कलेक्टिवली बोलते हैं डिन्यूडेशन। समझ में आई बात? और डिन्यूडेशन के अंतर्गत 4 बेसिक प्रोसेस आते हैं, वो है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। ध्यान रखिएगा, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। क्लियर है? तो ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो डिन्यूडेशन क्या होता है, फटाफट देखो। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन अर्थ सरफेस इज डिन्यूडेशन। ठीक, डिन्यूडेशन मतलब अनाच्छादन, अनाच्छादन मतलब लेवलिंग करना। ठीक, तो डिन्यूडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ through various mechanism involving temperature, gravity, chemical and biological processes। तो बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं किसमें? डिन्यूडेशन में। टेम्परेचर का प्रोसेस इन्वॉल्व है। टेम्परेचर कैसे इन्वॉल्व है मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई किस प्रकार से। जैसे कि एक रॉक, मान लीजिए एक रॉक पड़ा हुआ है, ठीक, यह रॉक सरफेस पर है बड़ा सा, ठीक है। तो ये रॉक क्या होगा, इस रॉक पर जब टेम्परेचर काम करता है, ठीक, मान लीजिए दिन में 40 डिग्री तापमान है और रात में मैंने कहा कि 5 डिग्री या 7 डिग्री तापमान है, 5 डिग्री, या मान लीजिए कभी कभी 0 डिग्री भी होता है रात के समय। तो ये ऐसे एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र की अपन बात करते हैं, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री होता है और रात का तापमान -2, -3, -4 ऐसा चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि दिन और रात का जो टेम्परेचर रेंज है, कंप्लीट एक दिन की रेंज है, वो बहुत ज्यादा है। वो 40 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक होती है, तो लगभग 45 डिग्री की रेंज है, आप समझिए बात को। तो ऐसे माहौल में अगर कोई चट्टान या बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक, तो क्या होगा, दिन के समय इसमें होगा एक्सपेंशन और रात के समय क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो इसी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डेली हो रहा है इसमें, तो ये चट्टान बेचारी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इसमें दरारें डेवलप हो जाएंगी। समझ में आई बात? ठीक, तो दरारें डेवलप हो जाएंगी, धीरे धीरे क्या होगा, ये चट्टान समय के साथ साथ, ठीक, समय के साथ ये चट्टान क्या होगी, ये जो रॉक है ये अपनी ही जगह पर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे रॉक्स में बदल जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? एक टूट जाएगा, इसका विखंडन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ये रॉक। समझ में आई? बिकॉज ऑफ क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन दैट रॉक, दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, डिफरेंशियल हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग होगी रॉक की लेयर्स की, जिसके कारण क्या होगा, वो कमजोर होगा और कमजोर होने के बाद वह अपनी जगह पर ही टूट जाएगा। क्लियर है? अलग अलग छोटे छोटे रॉक्स में। एक और वो वेदरिंग प्रोसेस जो है वो इस पर भी चल रहा है जबरदस्त। तो टेम्परेचर का प्रभाव देखा, टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस फीचर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप अभी आगे डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लें किसी प्रकार का। ठीक, तो किस प्रकार से काम करती हैं चीजें, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, तो डिन्यूडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग ऑफ रॉक फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू वेरियस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग टेम्परेचर, ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे इन्वॉल्व करती है भैया, जैसे कि देखो ये पत्थर यहां पर से लुढ़क रहा है पत्थर, तो ये किसका प्रभाव है, ठीक, यहां से नीचे की ओर जा रहा है ना, तो ये ग्रेविटी का प्रभाव है। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक स्टोन पहुंच रहा है, और यहां पर जब लुढ़केगा पत्थर, बड़ा सा पत्थर लुढ़केगा या छोटे छोटे पत्थर लुढ़केंगे, तो ये टकराएंगे और टूटेंगे आपस में। क्लियर है क्या नहीं? तो देखो सरफेस में चेंज ला रहा है ग्रेविटी। क्लियर है? फिर आता है केमिकल, तो बहुत सारे जैसे वाटर, जहां पानी गिर रहा है, रेनफॉल, तो इसमें अगर वाटर सॉल्युबल रॉक्स होंगे, है ना, चौक हो गया, डोलोमाइट हो गया, तो वाटर सॉल्युबल रॉक्स होंगे अगर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होगा उसमें, वो वाटर में घुल जाएंगे। अगेन अगर मान लीजिए पहाड़ ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ठीक है, तो एक समय बाद ये गायब हो जाएगा, है ना, रेनफॉल के कारण। ठीक, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं भाई, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जो ना जो गड्ढा खोद के रहते हैं जमीन में, तो वो क्या करते हैं, अगेन पत्थर को, मिट्टी को खोदते रहते हैं, ठीक है, और मिक्सिंग अप ऑफ सॉइल करते रहते हैं। क्लियर है ना? तो ये सारे चीजें, जितने भी प्रोसेसेस काम कर रहे हैं अर्थ सरफेस पर, है ना, वो क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, इट इन्वॉल्व टेम्परेचर, ग्रेविटी, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। ठीक, तो ये सारे प्रोसेसेस
किसके एजेंट की मदद से क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस को लेवल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या, हमेशा लेवल करने का प्रयास करते हैं, ठीक। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, अर्थ सरफेस पे हमेशा डिसिमिलरिटीज क्रिएट करते हैं, यानी कि उसको लेवल का उल्टा कर रहे हैं, समझ में आई? वो डिसिमिलरिटीज बढ़ा रहे हैं और बाहर से जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो डिसिमिलरिटीज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑल द एक्टिविटीज, फटाफट देखिए, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑन अर्थ सरफेस आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिनोटेशन। तो डिनोटेशन का बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, तो डिनोटेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑन द अर्थ सरफेस। समझ में आई बात, है ना? एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स, है ना, थ्रू मैकेनिज्म ऑफ विच इन्वॉल्व्स टेम्परेचर, ग्रेविटी, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ठीक। देखो ये वाटर ही तो खिसक रहा है, इस पहाड़ से पानी गिरेगा नीचे की ओर तो पानी अपने साथ मिट्टी ले जाएगा, ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में क्या है, रनिंग वाटर जो है एक एजेंट के भांति काम करता है। कैसे काम करता है, रनिंग वाटर वर्क्स लाइक एन एजेंट, ठीक। तो ये एजेंट जो पानी रेनफॉल के फॉर्म में गिर रहा है, ये क्या करेगा, इन सभी मिट्टी को, सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और जो अपने आप लुढ़क रहे हैं वो ग्रेविटी के सहारे लुढ़क रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो टेम्परेचर, ग्रेविटी, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस काम करते हैं, है ना। और इनमें एजेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वेरियस नेचुरल एजेंट्स का, फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर। क्योंकि विंड भी क्या होती है, विंड अगर एक डायरेक्शन में चल रही है कंटिन्यूसली तो वो इस डायरेक्शन से धूल, मिट्टी, कंकड़, अब विंड बहुत छोटे लेवल पे काम करती है, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स को उठाकर अपने साथ ले जाकर दूसरी जगह जमा देगी। समझ में आई बात, ठीक है। इसी प्रकार से जो अपन होता है डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो डेजर्ट के आसपास का एरिया भी डेजर्ट बनता जाता है, वो किससे बनता है, विंड के एक्शन से बनता है। ऐसे अगर पहाड़ के स्लोप से अगर कोई ग्लेशियर खिसक रहा है, ठीक है, तो पहाड़ को घिस देगा जहां से खिसक रहा है, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, बहुत हैवी वेट ऑफ आइस जो होता है वो किसके, माउंटेन के स्लोप पर होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मैं आपको अंत में एक बार डिनोटेशन दोबारा समझाऊंगा, ताकि जिन प्रोसेस की अपन यहां पर बात कर रहे हैं वो प्रोसेस हमारे समझ में आ जाए। राइट एट दिस मोमेंट आप कितना याद रखिए कि व्हाट इज डिनोटेशन। तो डिनोटेशन इन्वॉल्व्स ऑल दोस एक्टिविटीज जो क्या कर रही हैं, अर्थ सरफेस पर इरेगुलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को खत्म कर रही हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर जो इन्वॉल्व करते हैं, टेम्परेचर में, टेम्परेचर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, केमिकल एक्शन की वजह से, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से। समझ में आई बात, इतना ध्यान रखिए। और डिनोटेशन इन्वॉल्व्स 4 मेजर प्रोसेसेस, ठीक। तो डिनोटेशन में 4 प्रकार के मेजर प्रोसेस होते हैं। पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अब नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना वो है डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। समझ में आई बात, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। तो देखो हम बात कर रहे हैं वेदरिंग, सॉरी हम बात कर रहे हैं डिनोटेशन की, ठीक है। तो डिनोटेशन बेसिकली करता क्या है, उसको अपन ने एक अलग तरीके से भी समझ लिया कि डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन करता है। तो देखो डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन का मतलब क्या है, फटाफट देखो भाई। हमारे सरफेस पर, अर्थ पर, है ना, या तो कोई एरिया है जो हाईली अपलैंडेड है, या उसका लेवल हाई है, ऊंचा है पर्वत, ठीक, या कोई एरिया है जो नीचा है। समझ में आई बात, ठीक। और ये प्लेटी हो गया, ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया। तो देखो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डिन्यूडेशन की मदद से क्या कर रहे हैं, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, ये समय के साथ ये जो पर्वत है, ये जो अपलैंडेड पार्ट है, ये धीरे धीरे इरोड होकर क्या होगा, इसके सेडिमेंट्स के फॉर्म में लो लाइंग एरियाज पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो लाइंग एरियाज पर डिपॉजिट होता जाएगा। समझ में आई बात। तो इसके सेडिमेंटेशन यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे नीचे की ओर जाकर, क्लियर है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा एरिया है ना एक सरफेस लेवल प्लेन बन जाएगा, सरफेस लेवल प्लेन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको दिखाता हूं कि एक समय बाद ये पूरा एरिया इस प्रकार से दिखेगा अपने को, क्योंकि माउंटेन साफ हो गया, खत्म हो गया, ठीक। और ये पूरा एरिया क्या हो गया, किसमें चेंज हो गया, सरफेस लेवल प्लेन, ठीक। तो ये सारा जो ऊपर वाला एरिया है रेड रेड में, ये सारा हट जाएगा एक समय के बाद, ठीक। और पूरा लो लाइंग एरियाज भर जाएंगे। तो अप लाइंग एरियाज नीचे की ओर जाएंगे, सॉरी नीचे की ओर जाएंगे, और लो लाइंग एरियाज जो है वो ऊपर की ओर भरते जाएंगे। तो देखो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब जो अपलाइंग एरियाज हैं वो नीचे की ओर क्या होते हैं, अपरदित होते आते हैं, इरोड होते आते हैं, खत्म होते आते हैं। और जो लो लाइंग एरियाज हैं, है ना, वो क्या होंगे, भरते जाएंगे, उनमें सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होते आएंगे और वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं एग्रेडेशन। समझ में आई बात, एग्रेडेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन, पूछा गया सवाल है मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन मतलब क्या होता है,
तो डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन हायर पार्ट्स ऑफ ए गिवन लैंडस्केप बाय इरोजन थ्रू वेरियस एजेंट्स। ठीक, देखो इरोजन एजेंट्स के थ्रू होता है, ध्यान रखना। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। विंड है, विंड क्या कर रही है, इरोड कर रही है, ठीक, चीजों को। अब एक पत्थर अगर विंड के रास्ते में रखा हुआ है लाखों साल तक, तो पत्थर क्या होगा, कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रख, अपन देखो आपकी स्केल जो है, दिमाग की और सोचने की स्केल जो है, वो 15-20 दिन, महीने भर, साल भर तक लिमिट मत रखना। ये लाखों साल का प्रोसेस होता है। अपन देखेंगे आगे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं विंड के द्वारा। ठीक, विंड भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है ना। आई विल शो यू। ठीक, सबको मैं आपको बढ़िया इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिग्रेडेशन समझ में आया। डिग्रेडेशन क्या होता है, जो अपलाइंग एरियाज है, ठीक है, अपलाइंग एरियाज को नीचे की ओर लाना। ऑन द अदर हैंड, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द लो लाइंग एरियाज बाय सेडिमेंटेशन और डेपोजिशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स इज कॉल्ड एग्रेडेशन। और नई बात, तो देखो ये फिगर देखो आप, तो एक बार ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक, ये माउंटेन्स धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं समय के साथ। ठीक, रेनफॉल के कारण, विंड के कारण, टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण, कई तरीकों से इरोड हो रहे हैं और वेदर हो रहे हैं। एक समय आएगा जब ये इस प्रकार के पेनेप्लेन्स बन जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे। समझ में आई बात। तो लो लाइंग एरियाज भर जाएंगे, ठीक, और अप लाइंग एरियाज डाउन जाएंगे। समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं अपन एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। तो बेसिकली हमारे जो डिन्यूडेशन है वो क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन कर रहा है। ठीक, और डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन के प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, वेदरिंग भी कर रहा है, इरोजन भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, और डेपोजिशन भी कर रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए फटाफट देखिए, अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है वेदरिंग और इरोजन के बीच में। देखिए भैया, बहुत सारी किताबें जो हैं, है ना, उनमें इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता है ना। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर क्या है। ठीक, तो वो अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो वेदरिंग और इरोजन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक, अब देखो फॉर एग्जांपल, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स at Earth's surface by the action of rainwater, extremes of temperature, chemical action and biological activity at its own place of origin। तो ये own place of origin जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये own place of origin मतलब क्या बोल रहा है, ये इन सिटू प्रोसेस है। क्या है, ऑन साइट प्रोसेस है, इन सिटू, है ना। कुछ लोग सिचू इस प्रकार से भी प्रोनाउंस करती हैं कुछ लड़कियां। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन सिटू प्रोसेस। भैया अपन तो देसी आदमी है तो थोड़ा सा इन सिटू प्रोसेस, ठीक है। कुछ लड़कियां इन सिचू भी बोलती हैं इसको, ठीक है, अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस। पर ध्यान रखिए, तो इन सिटू का मतलब अपना समझना आवश्यक है ना। कैसे बोलना है उसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि जहां पर वो रॉक है वहीं पर, इसका मतलब है जहां पर वो रॉक है वहीं पर उसका डिसइंटीग्रेशन ब्रेक डाउन होगा। कैसे होगा देखो फटाफट। ठीक, तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपने भाई ये रॉक देखा, क्या देखा, ये रॉक है। ठीक, अब ये रॉक कितना ही बड़ा हो सकता है, चाहे इसको पहाड़ मान लो चाहे कुछ भी मान लो। तो वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत माइन्यूट लेवल से, माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चट्टान को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो इसमें बहुत सारी क्या होंगी, दरारें होंगी। समझ में आई बात, क्या होंगी, क्रैक्स होंगे इस रॉक। क्लियर है, इस रॉक में क्या होंगे, क्रैक्स होंगे। क्लियर है, समझना। तो ये क्रैक्स में क्या होता है, अब मान लीजिए ये रॉक कहां रखा हुआ है, ये रॉक रखा हुआ है ऐसे टेम्परेचर रीजन में जहां पर दिन का तापमान पड़ता है 40 डिग्री और रात का तापमान पड़ता है -10 डिग्री। क्लियर है, तो 40 डिग्री और -10 डिग्री। क्लियर, तो ध्यान रखिए, तो ये बेसिकली इस प्रकार का टेम्परेचर रेंज हमें, है ना, डेजर्ट एरियाज में मिलती है, डेजर्ट और एरिड रीजन्स में। कहां पे मिलती है, एरिड रीजन, सूखे क्षेत्र जो होते हैं। ठीक, अब देखो इन दरारों में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर इन दरारों में क्या भर गई है, पानी सा भर गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इनमें जो पानी है वो दिन के समय 40 डिग्री पर तो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। क्लियर है, और रात में क्या होगा, रात में यही पानी जो इस दरार में है वो क्या होगा, वो पानी जम जाएगा। क्लियर है, बिकॉज -10 डिग्री तापमान हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखो अपन इंडिया में रहते हैं, अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी नहीं होता, बहुत सारी जगह है। इवन आप इंडिया के जो डेजर्ट जो एरिड रीजन है वहां पे जाएंगे तो डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है, वहां रात में ठंड लगती है और दिन में गर्मी लगती है। ऐसे अगर आप कोस्टल रीजन में जाएंगे, तटवर्ती क्षेत्र में, तो वहां इक्वेबल टेम्परेचर होता है। इक्वेबल टेम्परेचर मतलब लगभग वहां 22 डिग्री से
25 डिग्री तक मामला दिन भर रहता है। तो रात में मिनिमम टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री और दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया 25 डिग्री। तो वहां पर जो रेंज है टेम्परेचर की वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनको ठंड वंड नहीं लगती है, आप समझना। इधर देखो इस समय बात करें अपन तो मध्य भारत या जो उत्तर भारत है वहाँ जबरदस्त ठंड चल रही है, शीतलहर, रोज न्यूज में देख रहे होंगे। पर मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति, मुंबई पुणे में लोगों को ठंड नहीं लग रही है ना। वो आप अगर उनसे वीडियो चैट करोगे तो वो आपको नॉर्मली घर के कपड़ों में बनियान बनियान बिना बिना किसी आपको स्वेटर के मिल जाएंगे। लेकिन यही बात आप अगर किसी उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में किसी को फोन लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल टोपा ओपा मफलर वफलर पहने हुए दिखेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अभी जहां हम जो मान लीजिए अगर सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो सेंट्रल इंडिया में जबरदस्त ठंड है इस समय, ठीक। लेकिन बहुत सारे एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पर ठंड नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है वहां के, है ना, रॉकी स्ट्रक्चर है, ठीक। तो चलिए ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या बेसिकली, वो है वेदरिंग। वेदरिंग होता क्या है? तो वेदरिंग क्या होगा, जब इस प्रकार का कोई रॉक, ठीक, अपनी ही जगह पे, देखो ये रॉक यहां पर ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मान लीजिए तो यहां पर ये लावा से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक। इसके पास में क्या है, वॉल्केनो है, और वॉल्केनो से ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ पे ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, ठीक है। ठंडा और कूल डाउन होने के बाद ये रॉक इग्नियस रॉक है, जाहिर सी बात है, इग्नियस रॉक, ठीक। अब इस इग्नियस रॉक पर टेम्परेचर और रेन, टेम्परेचर और वाटर, ये दोनों अपना काम करना चालू कर देंगे जैसे ही बेचारा ये बाहर आया, ठीक। बाहर आके ठंडा हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर ने इस पर काम करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखो पहले टेम्परेचर, प्रेशर और वाटर कैसे काम करेगा। तो वाटर इसकी दरारों में भर जाएगा एक ही बारिश में, ठीक, ध्यान रखना। और दरारों में भरने के बाद क्या होगा, ये वाटर जब दिन में गर्म होगा और रात में ठंडा होगा, तो हमें पता है देखो वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर की जो क्या प्रॉपर्टी ये है कि जब वाटर आइस में बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये इतना वाटर है, अगर ये आइस बन जाएगा तो ये सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, समझ में आई, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, वाटर जब आइस में बनेगा। तो इसलिए हम घर पे जब भी आइस ट्रे में आइस जमाते हैं तो ध्यान रखिएगा, पानी आप इजीली उसमें भर देते हैं, लेकिन जब आइस को निकालना होता है तो बहुत टाइट निकलता है वो, है ना, बहुत कड़क निकलता है, अपने को ट्रे को बहुत टेढ़ा बेड़ा करना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि वाटर जब जमता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और जब पिघलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। जो सरफेस एरिया जब जमे हुए पानी का ज्यादा होता है तो इस दरार में जब रात में जो बर्फ जमेगी, है ना, वो इस दरार के वॉल्स पर, क्या जो साइड के वॉल्स हैं उस पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगी, समझ में आई बात। और दिन में मतलब रात में क्या करेगी, इस दरार को, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का काम चल रहा है, इस दरार को वाटर क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि जब पानी जमता है तो वह बर्फ के रूप में बदलता है तो वह एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के बाद दरार को चौड़ा करेगा, ठीक। और दिन के समय यही पानी पिघलकर और गहरा निकल जाएगा दरार में, नीचे की ओर चला जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये प्रोसेस है, देखिएगा ध्यान से। तो ये पानी जो भरा हुआ है पत्थर में, ये क्या करेगा, जॉइंट्स में जो पानी भर जाएगा, ठीक है। देखो आपको सामने भी दिख सकता है ये अगर बड़ा हुआ तो, और माइक्रोस्कोपिक रूप से भी दिख सकता है, माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे आप, क्लियर है। तो किस प्रकार से पानी दरारों में गया और फिर क्या है, रात में एक्सपेंड करेगा और दिन में कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे घुस जाएगा, ठीक है, और गर्म होके, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया चलेगी कई सालों तक, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, ये चट्टान जहां पर दरार है इस चट्टान की या इस रॉक की, वहां से ये रॉक टूट जाएगा, क्लियर है। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये रॉक टूट रहा है और इस टूटे वाले पर भी सेम प्रक्रिया काम कर रही है, और जो नहीं टूटा उस पर भी सेम प्रक्रिया काम कर रही है, ठीक। तो ये एक समय के साथ अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए इस रॉक को, तो ये मान लो 10,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद इस प्रकार का बन जाएगा, है ना, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। और इस पर भी अभी भी क्या है, वेदरिंग प्रोसेस काम कर रहा है, ध्यान रखिए। देखिए एक दरार और वहां से रॉक टूट गया, है ना, ये कोई किसी थॉर वॉर ने नहीं मारा इसको, ध्यान रखिए। ये क्या है, किस तरीके से टूटा है ये, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर के एक्शन से। और इस एक्शन को अपन बोलते हैं फ्रीज एंड थॉ एक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीज एंड थॉ एक्शन, FREEZ, फ्रीज एंड थॉ एक्शन। देखो भैया मैं आपको बता रहा हूं, है ना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, केवल समझते जाइए चीजों को, ठीक है। सारे नोट्स अपने पास हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस अगर समझ में नहीं आएंगे तो बड़ी दिक्कत है। और ये प्रोसेस समझ में आ गए तो बहुत आसान है ज्योग्राफी। लेकिन पहली बार जब आप इन प्रोसेस को समझेंगे, अपन जीवन में कभी भी आप इस प्रोसेस का जिक्र नहीं करेंगे, ना ही अपने को परीक्षा में लिखनी है, लेकिन ये किस प्रकार से इस रॉक को ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, है ना, ये प्रोसेस अपने को एक बार तो समझनी पड़ेगी, क्लियर है ना। अब भले ही बहुत सारे लोग शॉर्ट में पढ़ा देंगे आपको, लेकिन नहीं, मेरा थोड़ा सा फंडा अलग है, ठीक। एक बार पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद भले रिवाइज जब करोगे जीवन में
तो रिवाइज में आपको केवल वेदरिंग और इरोजन में इतना आपको डिटेल्स पढ़नी है बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करनी, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। इसे क्लियर है ना? तो उसके लिए बाकी सारे सेंटेंस और वर्ड्स आपके समझ में आए, इसके लिए मुझे एक बार आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा प्लीज, है ना? दोबारा अपने को कभी नहीं पढ़ना है, इसको टेंशन ना लें। तो समझ में आया फ्रीज एंड थॉ एक्शन क्या है? तो देखो ये किस प्रकार काम है, ये वाटर प्लस टेम्परेचर का काम है। इसने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, आप समझ रहे हो? और यही प्रक्रिया अगर चलती रही, देखिए है ना, पूरे इस रॉक को तोड़ते जाएगा, ये प्रक्रिया चलती जाएगी, कंटिन्यूअस है, डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है? और जब तक ये रेत में ना बदल जाए, छोटे छोटे रेत में ना बदल जाए ये रॉक, ठीक, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये जो डेजर्ट के किनारे में आप रेत देखते, रेत मतलब सैंड, स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में होता रहता है। तो एक जमाने में ये रॉक पूरा एक रॉक था, और आज से लाखों साल बाद ये रॉक क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा, और उसके लाखों साल बाद बहुत सारे डेजर्ट मतलब सैंड के फॉर्म में जाएगा। और फिर भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हालांकि स्लो हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जितना छोटा पार्टिकल रहेगा वेदरिंग की प्रोसेस उतनी स्लो होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रोसेस तो चलेगी। तो रेत पर भी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये काम चलते रहते हैं। क्लियर है ना? ध्यान रखना, क्योंकि अगर रेत के कण को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे दरार होती है, ठीक है, वो बहुत स्मूथ नहीं होता है, बहुत रग्ड होता है, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा किस प्रकार से वाटर और टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ है, किस पर इफेक्ट हुआ है, इस रॉक पर, ठीक। फर्दर देखो, अब टेम्परेचर, अकेले टेम्परेचर का इफेक्ट देखो फटाफट, है ना? तो देखो अकेले टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रॉक पर, एक सेकंड जरा मिटा दूं इसको मैं, जस्ट वेट, ठीक है। तो भाई अपन देख रहे हैं अब टेम्परेचर की बात, किसकी बात देख रहे हैं, टेम्परेचर की। तो वाटर किस प्रकार से इस रॉक को तोड़ेगा समय के साथ, अब टेम्परेचर। तो देखो दिन के समय सूरज आया, ठीक, जबरदस्त हीट पड़ी, तो इस रॉक की जो सरफेस है ये ज्यादा गर्म होगी, सरफेस क्या होगी, हॉट होगी, एज कंपेयर टू इनसाइड दिस रॉक। तो इनर पार्ट क्या होगा, कंपेरेटिवली कूल होगा, ठीक, इनर पार्ट क्या होगा, कंपेरेटिवली कूल होगा, आउटर पार्ट ज्यादा गर्म होगा। तो हमें मालूम है कि भाई जब कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, समझ में आई बात, ठीक, और कोई चीज ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो देखो इस कारण से क्या होगा, जो आउटर लेयर है इस रॉक की, मान लीजिए ये वाली लेयर है, ये ज्यादा गर्म है अंदर की अपेक्षा, ठीक, तो इस लेयर में एक्सपेंशन होगा बाहर वाली लेयर में, और अंदर वाली लेयर में एक्सपेंशन कम होगा या ना के बराबर एक्सपेंशन होगा। तो इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, इस रॉक में एक लेयर बन जाएगी, समझ में बात। और ये देखो ये प्रोसेस चलेगा हजारों साल तक, मैं बोल रहा हूं ना। तो आउटर लेयर जो है इस रॉक की, आउटर लेयर में क्या हो गया, आउटर लेयर और इनर लेयर में क्या बन गई, एक डिफरेंस या बीच में गैप बन गया बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक। तो यहां से आउटर सरफेस जबरदस्त हीट हो रहा है, अंदर अंदर वाला सरफेस कूल है कंपेरेटिवली। तो आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में क्या बन गया, एक 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 गैप सा बन गया, बहुत हल्का सा मिनिएचर गैप, बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप बन गया। और ये प्रोसेस चलता रहा, रोज सूरज उग रहा है, रोज गर्म कर रहा है, रात में ठंडा हो रहा है। तो ठंडा जब रात में होगा, है ना, नाइट के टाइम पर, नाइट के टाइम पर मान लो ये मून आ गया तो मून ठंडा करेगा, अपन देखो केवल दिखाने के लिए आ रहा है, मून ठंडा नहीं करता है। तो रात में ठंड पड़ी तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़न, ठीक है, फैलाव और संकुचन दोनों चीजें एक साथ होगी, ठीक, ध्यान रखिएगा, दिन और रात में। तो इस कारण से क्या होगा, बाहरी लेयर इस रॉक की कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पीलिंग अप, है ना। तो ये पपड़ी पपड़ी की तरह हट जाएगा ऊपर से रॉक, ठीक है। आपको दिखाता हूं, इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, ये क्लियर है, दिख रहा है। तो दिन के समय रॉक सरफेस हीट्स अप एंड एक्सपेंड, रॉक सरफेस क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। नाइट के समय रॉक सरफेस कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जॉइंट फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द रॉक, तो जॉइंट पॉइंट बन जाएंगे इसमें, आउटर लेयर कमजोर हो जाएगी और ये आउटर लेयर आसपास टूटकर बिखर जाएगी। क्लियर है? फिर से ये प्रोसेस चलेगा इस रॉक पर, और फिर से आउटर लेयर इसकी टूट टूट कर बिखर जाएगी, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एक्सफोलिएशन, क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन और ओनियन वेदरिंग, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो वो डिपेंड करता है कि रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, उसके हिसाब से इस पर या तो पानी काम करेगा या टेम्परेचर काम करेगा या कुछ ना कुछ काम करेगा। क्लियर है? तो देखो अपन दोबारा से आते हैं, इस प्रकार से क्या है, रॉक्स टूटते हैं, ठीक, और अपने को मालूम भी नहीं चलता कि एक बड़ा भारी रॉक जो है वो काय में बदल जाएगा, बहुत छोटे छोटे फाइनल पार्टिकल्स रेत में, सैंड में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ साल बाद, ऐसा नहीं है तुरंत अपन सुबह उठे और क्या बन गई, रेत बन गई, है ना। रात में सर आपने बोला था तो मैंने एक पत्थर घर में लाके रखा था, ठीक है, सुबह उठ कर देखा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, तो भैया कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलेगा। क्लियर है? तो उसको बढ़िया धूप में जाके छोड़ पत्थर को, और 1 लाख साल बाद देखना जाके, तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस हुआ है। क्लियर है? तो अपन दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं
कि व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग, तो इसको समझते हैं। देखो जरा दोबारा से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेदरिंग इज अ ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट अर्थ सरफेस। तो ब्रेक डाउन हो रहा है भैया, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, रॉक का। क्लियर है, बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर। बिल्कुल, रेन वाटर भी जब गिरता है पत्थर पर, है ना। अब देखो बहुत सारे अपने शंकर भगवान है, उन पर जब अपन जल चढ़ाते हैं, तो अगर हजारों साल से आप जल चढ़ा रहे हो, जो प्राचीन शंकर भगवान के जो मंदिर है वहां पर जो पिंडी आपको मिलेगी ना, वो जो पिंडी आप देखेंगे लगभग लगभग वो क्या है, वो वेदर्ड हो गई है। ठीक, तो अब वो जल शंकर भगवान पे गिरता रहता है जल, तो वहां पर एक निशान सा पड़ जाता है। तो अगर देखो रेन वाटर भी लगातार लाखों साल तक एक पत्थर अनडिस्टर्ब्ड है और वहां पर रॉक बड़ा सा अनडिस्टर्ब्ड है, वहां पर रेनफॉल हो रही है, तो क्या होगा, लाखों साल बाद उसका फर्क पड़ जाएगा पत्थर पर। ठीक, या तो वो रेनफॉल उस पत्थर को तोड़ देगी। ठीक है, रेनफॉल, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस प्रकार प्रभाव डालता है किसी भी चट्टान पर, मैंने आपको बताया। केमिकल एक्शंस, बिल्कुल, तो अगर वो उस चट्टान में, उस रॉक की जो अपन बात कर रहे हैं, उस रॉक वो केमिकली अगर अल्टर्ड हो गया है ना, केमिकल रिएक्शन के कारण, मान लीजिए वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स जो होंगे उन पर पानी गिरेगा तो वो पिघलेंगे, जाहिर सी बात है, बिकॉज दीज रॉक्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो सॉल्यूबल होने के कारण क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक, पानी उनको घोल के ले जाएगा, और पानी जहां पर मिला, समुद्र में जाके मिल गया अगर, तो समुद्र में मिल जाएंगे, समुद्र के नीचे बैठ जाएंगे बहुत पानी उस पार्टिकल और जम जाएंगे। पानी अगर सूख गया, उसको पिघलाकर सूख के पानी उड़ गया, तो नीचे नीचे आपको पाउडर मिलेगा। ठीक, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से काम होता है पूरा। ठीक, तो टेम्परेचर, केमिकल एक्शंस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एट इट्स ओन प्लेस ऑफ ओरिजिन। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में, क्या डिफरेंस है कि वेदरिंग एट इट्स ओन प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो जहां पर ये पत्थर रखा हुआ है अभी, वहीं पर ये विखंडित हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी, वहीं पर क्या होगा, ये विखंडित हो जाएगा। विखंडित मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और इसमें लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा इस समय। समझ में आई बात, नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन विल वर्क एट दिस मोमेंट। क्लियर है, देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन एट ऑल। तो जहां पर ये बना है पत्थर, वहीं पर क्या हो जाएगा, ये इग्नियस रॉक क्या हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी अनडिस्टर्ब रहा ये, तो हो सकता है लाखों साल बाद रेत बन जाए यहीं कहीं पड़ा हुआ। क्लियर है, तो ये बिल्कुल पूरी प्रक्रिया एक साथ काम करती रहती हैं हमेशा, 24 घंटे 12 महीने। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, डायनामिक प्रोसेस है ये। हमें पता नहीं चल रहा तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ हो नहीं रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल भैया, आपका ऐसे पुराना मकान है कोई, ध्यान रखिए, आपका एक मकान है, आपने इस मकान को 200 साल के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो आपका ये मकान खंडहर बन जाएगा। तो खंडहर कैसे बन रहा है भैया, इसी वेदरिंग से, वहीं के वहीं, है ना। आपका मकान उठकर कहीं और नहीं जाएगा, वहीं के वहीं क्या बन जाएगा, खंडहर बन जाएगा, है ना। टेम्परेचर के प्रभाव से, रेन वाटर के प्रभाव से, ठीक है, और तो इन सारे प्रभावों से क्या होगा, इनके इफेक्ट से क्या होगा, ये खंडहर बन जाएगा, दीवारें टूट जाएंगी, दरारें आ जाएंगी, है ना। और 500 साल तक छोड़ दिया तो गायब हो जाएगा, फिर ये मिट्टी बन जाएगा, है ना, बहुत अंदर, मतलब खत्म हो जाएगा टोटली। ठीक, या तो ये दब जाएगा, जो इसके रेमेनेंट्स हैं, बचे हुए पार्ट हैं, वो दब जाएंगे मिट्टी के अंदर। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से हम जब खुदाई करते हैं तो पुरानी जो चीजें निकलती हैं, ठीक है, वो काफी इरोडेड और वेदर्ड निकलती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलो फर्दर अपन देखते हैं। तो वेदरिंग क्या होता है भैया, ये ऑन ओन प्लेस की बात है। तो जहां पर रॉक है वहीं पर वो अगर टूट के विखंडित हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें, वहीं पर जहां पर वो है, तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक, और अगर वहां पर नहीं हो रहा है, अगर वो जहां पर ओरिजिनेट हुआ है और कहीं और जाकर क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन इरोजन। समझ में आई बात, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक, वो भी समझाऊंगा भी इरोजन क्या होता है, टेंशन ना लें। ठीक, तो देखो फर्दर, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक और वेदर्ड मटेरियल। जो वेदर्ड मटेरियल मतलब वेदरिंग होने के बाद जो मटेरियल बचा है, ठीक है, डेब्रिस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक, उसका लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, ध्यान रखना। तो वेदरिंग अपन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जब एक रॉक क्या होता है, अपनी ही प्लेस पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। और वेदरिंग और इरोजन में अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो बेसिकली वेदरिंग क्या है, इट इज एन इन सिटू, इन सिचू, है ना, और इन साइड प्रोसेस, ऑन साइड प्रोसेस। ठीक, तो जहां पर रॉक है
वहीं पर वो टूट टूट के छोटे छोटे पत्थरों में बदलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। ठीक, क्लियर है? तो देखो फटाफट, है ना, ये रॉक है, क्लियर है ना? ये किस प्रकार से इसमें दरार आई होगी शुरुआत में, कैसे, है ना, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज के कारण यहाँ पे दरार आई होगी, और दरार बढ़ती गई बिकॉज ऑफ फ्रीज एंड थॉ एक्शन, और एक्सफोलिएशन भी होगा इसमें। ठीक है, तो भी दरार निकलेगा, रॉक को तोड़ दिया। फिर ये रॉक क्या है, इधर से भी टूटेगा, है ना, बहुत सारी दरारें हैं, इधर से भी टूटेगा आने वाले समय में, इधर से भी टूटेगा, इधर से भी टूटेगा, सब जगह से टूटता जाएगा और आखिरी में ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस पर भी क्या चल रहा है, वेदरिंग का प्रभाव चलता जा रहा है अभी इन छोटे छोटे पत्थरों पर भी। तो इन पत्थरों को भी अगर अपन ने छोड़ दिया लंबे समय तक बाहर खुले आसमान में या डिन्यूडेशन के प्रोसेसेस के सामने, तो डिन्यूडेशन का ही एक प्रोसेस है वेदरिंग, तो वेदरिंग क्या करेगा, इसको और ब्रेकअप करता जाएगा धीरे धीरे। ठीक, ये रुकेगा ही नहीं, वेदरिंग, वेदरिंग रुकता ही नहीं भैया। ठीक है, तो वेदरिंग कभी नहीं रुकेगा। ठीक, अगर ये रॉक एक्सपोज्ड है प्रोसेसेस के सामने तो ये टूटता ही चला जाएगा। अब लेकिन समय कितना लगेगा ये मैं नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानता बेसिकली, और इसमें लाखों साल लगते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आती है आपका इरोजन। क्या आता है? इरोजन। अब इरोजन बेसिकली क्या होता है, देखो, अब हमने कहा कि भाई जो हमने रॉक देखा था, ठीक, जो रॉक देखा था वो वेदरिंग के कारण क्या है, अलग अलग रॉक्स में बदल गया। क्लियर है? बहुत सारे छोटे छोटे काय में बदल गया, वो चट्टानों में बदल गया, और चट्टाने आसपास आसपास ही पड़ी है, जहां पर मेन रॉक था ना वहां के आसपास ही पूरे छोटे छोटे रॉक्स में बदल गया। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई, यहाँ पर क्या हुई, एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई, तो ये जो छोटे छोटे रॉक्स थे अब पानी के साथ बहने लायक हो गए। ठीक, पहले वो बड़ी चट्टान जो थी, पहले बड़ी चट्टान पानी के साथ नहीं बह पा रही थी, ठीक, क्योंकि वो बड़ी चट्टान थी, जाहिर सी बात है। अब ये छोटे छोटे रॉक्स में बदल गए हैं, तो ये रॉक्स क्या है, पानी के साथ बह सकते हैं। ठीक, तो जबरदस्त पानी गिरा और ये रॉक्स पानी के साथ बह के निकल लिए। अब मान लो ये पानी के साथ बह रहे हैं, है ना, ये अपना रिवर बह रही है। ठीक, दिस इज रिवर इन इफेक्ट ऑफ, रिवर कैसे बहती है भैया, बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से रिवर आगे की तरफ बहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, जस्ट अ मोमेंट। ग्रेविटी के इफेक्ट में ये रिवर कहाँ है, आगे की तरफ बहेगी, और इसके साथ साथ ये जो रॉक्स हैं ये लुढ़कते लुढ़कते आगे की तरफ बहेंगे, है ना। देखो, यही कारण है कि अपन समझेंगे आगे कि किस प्रकार से जो नदियों की गहराई होती है ना, गहरी नदियों में या नदियों जो होती हैं, अपन देखिए बहुत सारी नदियां, जब नदियां गर्मियों में सूखती हैं तो उनकी जो बॉटम पे अपने को रॉक्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं भैया, वो राउंडेड रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? राउंडेड रॉक्स। क्यों? क्योंकि ये लुढ़कते लुढ़कते क्या होते हैं, राउंडेड हो जाते हैं नदी के बॉटम में। मतलब ये रॉक्स इतने हल्के नहीं है कि नदी में तैर सके, है ना, पर इतने ज्यादा इतने इतने कहने का मतलब ये लुढ़क रहे हैं, इतने भारी हैं कि ये लुढ़क रहे हैं। ठीक, इतने हल्के नहीं है कि नदी में तैर सके। बहुत सारे हल्की रेत वेत के कारण भी नदी में तैरते रहते हैं साथ साथ, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब जब ये देखो यहां पर जो नदी है, जो रनिंग वाटर है, वो क्या है, एजेंट। क्या है? एजेंट ऑफ इरोजन। ठीक, तो नदी क्या कर रही है, इन पत्थरों को लुढ़का रही है। ये पत्थर बेसिकली कैसे बने हैं, ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी इग्नियस रॉक की, ठीक, वो विखंडित हो गई, क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, ब्रेक डाउन हो गई छोटे छोटे रॉक्स में। फिर ये रॉक्स पानी के साथ बहकर नदी के साथ मिले, ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो, जब ये रॉक बढ़ते हैं किसी एजेंट ऑफ इरोजन के साथ बढ़ते हुए, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर्दन के प्रक्रम। प्रक्रम मतलब एजेंट। ठीक, तो एजेंट यहां पर इस केस में अपना रनिंग वाटर है, विंड भी एजेंट होती है, ग्लेशियर भी एजेंट होता है, अपन देखेंगे आगे। ठीक, तो देखो ये विंड के साथ, सॉरी, ये रनिंग वाटर के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये रॉक्स। ठीक, और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ये रॉक जो है ये नदी के तल से टकरा रहे हैं। ठीक, तो नदी के तल को भी नुकसान पहुंच रहा है, यहाँ पे दरारें आ रही हैं, टकरा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। इस कारण से क्या हो रहा है, जब ये नदी में टकराते हैं नीचे की तरफ, मतलब नदी के तल से टकरा रहे हैं, नदी के बॉटम से, तो ये नदी को गहरा कर रहे हैं, है ना, नदी को गहरा करते आएंगे, एक समय के बाद नदी बहुत गहरी जाएगी, और ठीक, लाखों साल का प्रोसेस है ना, मैं सिंगल 1 और 2 डे का नहीं है। तो ये जब इसको बोलते हैं प्रोसेस को एब्रेशन, क्या बोलते हैं, एब्रेशन। तो जब वेदर्ड मटेरियल और जो फ्लोइंग डेब्रिस होता है, जब वो किसी एजेंट ऑफ इरोजन के वॉल्स से टकराता है, और वो वॉल्स को क्या करता है, और बड़ा करता है। तो देखो, मान लो ये नदी है, सामने से व्यू देख रहे हैं अपन, ठीक, ये नदी का बॉटम है, ठीक है, ये नदी बह रही है यहाँ से, है ना, मेरी अपनी तरफ आ रही है सामने की तरफ। ठीक, तो ये जो पत्थर हैं, है ना,
ये पत्थर हैं, इसमें बहुत सारे लुढ़क रहे हैं साथ साथ, तो ये नदी के क्या है, बैंक टकराएंगे, बैंक, रिवर बैंक से टकराएंगे, ठीक है, और इसको चौड़ा करेंगे। इसको बोलते हैं रिवर की वैली वाइडनिंग। क्या बोलते हैं? वैली वाइडनिंग। नदी की रिवर क्या होगी? वाइड होगी, है ना। और जब ये नीचे टकराएंगे तो नदी को गहरा करेंगे समय के साथ, लाखों सालों में, तो उसको बोलते हैं वैली डीपनिंग। क्या बोलते हैं? वैली डीपनिंग। क्लियर है? तो वैली वाइडनिंग और वैली डीपनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक। जब ये वेदर्ड मटेरियल, है ना, जब किसी एजेंट ऑफ इरोजन के साथ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के बीच में क्या करते हैं, टकराते हैं। किससे? बेड से, रिवर बेड से और रिवर वॉल्स से, या जो भी इरोजन के एजेंट के साथ, अगर एजेंट के साथ चल रहे हैं तो वो उस एजेंट की वॉल से टकराएंगे, क्योंकि एजेंट का क्या कुछ ना कुछ वो तो होगा लिमिट। तो एजेंट की वॉल टकराएंगे और एजेंट के बेड टकराएंगे, बेड से। क्लियर है? जिस कंडीशन में वो वैली डीपनिंग और वैली वाइडनिंग भी करेंगे। और देखो इस पूरी प्रोसेस में ये जो चट्टाने हैं छोटी छोटी जो बह रही है साथ में, जो ऑलरेडी वेदर्ड मटेरियल है, इस प्रोसेस में खुद भी टूटेगा। समझ में बात? तो ये जो ऑलरेडी वेदर्ड मटेरियल है, जब ये ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने में खुद भी टूटते हैं और सामने वाले को भी तोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। समझ में बात? तो ये क्या होता है? फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स वाइल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, इनटू मच स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये रॉक्स देखो, रॉक्स जब रिवर बॉटम से टकराएगा, रिवर बेड टकराएगा, रिवर रिवर के बेड से टकराएगा कहीं ना कहीं, तो उसको बोलेंगे अपन एब्रेशन। क्या बोलेंगे? एब्रेशन। ABRASION। और जब ये दो रॉक्स आपस में टकराएंगे, समझ में आई बात, दो वेदर्ड मटेरियल आपस में टकरा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एट्रीशन। ठीक। तो एब्रेशन और एट्रीशन क्या होता है, समझना बात को, मैं और भी समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं। मेरी एक गंदी आदत है पढ़ाते समय कि मैं चीजें रिपीट करता हूं ताकि आपको एकदम याद हो जाए बेहतरीन तरीके से, इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। एक बार और बता देता हूं मैं पूरी चीजें क्लियर से बना के, डायग्राम पूरा। तो ये भैया अपन ने कहा कि ये हमारा वो रॉक था जो वेदर्ड हो चुका है अब, और छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल चुका है। ठीक। अब ये पार्टिकल्स इतने स्मॉलर हो चुके हैं, है ना, कि ये नदी के वेग या तेज बारिश में ये बहकर कहाँ पहुंच जाएंगे? नदी के साथ मिल जाएंगे और नदी के साथ बहेंगे। तो अब ये नदी जो अपना चैनल है नदी का, है ना, मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक, ये पूरा क्या है? नदी वाला एरिया है। एक मिनट, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, तो ये पूरा जो है, ये यहाँ से नदी का लेवल है, ठीक। ठीक। ये नदी है अपनी। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि देखो ये एक बार समझना है भाई, एक बार की मेहनत है जीवन में, फिर दोबारा कभी भी टेंशन नहीं होगी, है ना, जस्ट वन टाइम की मेहनत है। तो यहाँ पर ये रॉक्स जो है ये बह रहे हैं, किसके साथ साथ? पानी के वेग के साथ साथ। और ये रॉक कहाँ टकरा रहे हैं? वॉल्स पर टकरा रहे हैं। किसकी? नदी की वॉल्स पर। तो ये वैली वाइडनिंग करेंगे, है ना, और वैली डीपनिंग भी करेंगे। जब ये नदी के तल पर टकराएंगे तो समय के साथ जो वैली है नदी की इस प्रकार से बढ़ जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, नदी की वैली बढ़ जाएगी, तो नदी की वैली बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। ठीक। क्लियर है? और नदी छोटी होती जाएगी अपनी वैली में। क्लियर है? चलो, तो आगे देखते हैं। तो जब ये आपस में, जब ये जो जो वेदर्ड मटेरियल है, ठीक, ये टकराता है किससे? वॉल से, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। ठीक। और जब ये रॉक्स आपस में टकराते हैं तो इसको बोलते हैं एट्रीशन। ठीक, एट्रीशन। तो एब्रेशन और एट्रीशन दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो इन एब्रेशन और एट्रीशन प्रोसेस में वैली वाइडनिंग, वैली डीपनिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये साथ में जो वेदर मटेरियल है ये भी क्या हो रहा है? आपस में टकरा के छोटे हो रहे हैं, या साइड से टकरा के छोटे हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो वेदर मटेरियल है, जिनका ओरिजिन क्या है? ये वाला रॉक था बेचारा, है ना, हजारों साल पहले ये रॉक था, ये ओरिजिन है इनका। तो ये रॉक अभी भी छोटे हो रहे हैं किस प्रोसेस में? टकराने के प्रोसेस में। अब देखो, अब यहां पर वेदरिंग नहीं हो रहा है, अब इसको बोलेंगे इरोजन। तो जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो ऑलरेडी वेदर्ड मटेरियल है वो आपस में टकराकर या साइड से टकराकर या कहीं ना कहीं टकराकर और छोटे होते आते हैं और विखंडित होते आते हैं और ब्रेकडाउन होते आते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। ध्यान रखिएगा। ठीक। तो डिफरेंस क्या है? तो इरोजन सबसे पहले अपन ने देखा कि ये इन सितु प्रोसेस नहीं है, मतलब ये जो रॉक है इसका ओरिजिन कहीं और हुआ था, पता नहीं कहाँ हुआ था, बहुत दूर हुआ था इरोजन इसका, लेकिन इसका ब्रेकडाउन कहीं और हो रहा है। इरोजन कहीं और, सॉरी, वेदरिंग कहीं और हो रही, ब्रेकडाउन हो चुका है, और फर्दर ब्रेकडाउन कहीं और हो रहा है ना, किसी एजेंट के साथ, एजेंट ऑफ वेदरिंग के साथ बहते हुए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान
फर्दर ब्रेकडाउन जो होता है उसको बोलते हैं अपन इरोजन। ठीक, तो वेदरिंग इन सितु है और ये इरोजन। दिस इज वंस एंड फॉर ऑल। एक बार ये प्रोसेस समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें मक्खन है, फिर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो देखो इरोजन क्या होता है। इरोजन ऑन अदर हैंड इज एन एक्स सितु, एक्स सितु या एक्स सिचु, समझ में आई बात। एक्स सितु प्रोसेस जो है in which further breakdown and disintegration of rocks takes place while they are being carried away from their place of origin to any other place by any agent like gravity, running water, wind और ice। अब देखो अपन ने एग्जांपल केवल रनिंग वाटर का लिया, तो ऐसे ही विंड के द्वारा भी जब जाते हैं, देखो विंड कैसे काम करती है समझना बात को, हाउ विंड वर्क्स। तो फॉर एग्जांपल चलो विंड को भी देख लेते हैं अपन, है ना। भाई एक चट्टान है, ये क्या है, एक चट्टान है बहुत बड़ी, है ना, पत्थर की चट्टान। ठीक, और यहां से विंड चल रही है। ठीक, हजारों साल से विंड चल रही है। ठीक, तो विंड के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, है ना, पार्टिकल्स होते हैं जो साथ में आगे टकरा रहे हैं इससे, किससे, चट्टान से। तो समय के साथ ये चट्टान जो है ये किस प्रकार का फॉर्म ले लेगी मैं आपको बता देता हूं। ठीक, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मशरूम रॉक। ठीक, ये चट्टान जो है इस प्रकार की चट्टान में बदल जाएगी विद द पासेज ऑफ टाइम। ये विंड आपकी यहां से आ रही है। ठीक, क्लियर है। तो ये विंड ने क्या किया है, विंड के साथ जो ऑलरेडी कंकर पत्थर बहुत माइन्यूट लेवल पे यार, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर ये कंकर पत्थर जो बह के आ रहे हैं साथ में विंड के साथ, जब ये चट्टान टकरा रहे हैं तो इस चट्टान को तोड़ दिया उन्होंने। ये चट्टान पहले ऐसी थी इस प्रकार से। ठीक, इस चट्टान को क्या करा उन्होंने, तोड़ दिया। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये क्या किया, दिस इज व्हाट इरोजन इज, इरोजन हो रहा है। तो ये इरोजन हुआ, और इरोजन तो चल ही रहा है विंड के साथ, है ना। यहाँ पर वेदरिंग भी चल रही है इस चट्टान की, तो ये चट्टान की तो खैर नहीं। इरोजन और विरोध, इरोजन और वेदरिंग दोनों भाई एक साथ इसके पीछे पड़ गए। ठीक, और इसको निपटा के ही छोड़ेंगे, इसको रेत बना देंगे एक समय के साथ। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम, है ना। एक भाई साहब हुए थे विलियम मॉरिस डेविस, ये अपन डिटेल में आपके मतलब के नहीं है। विलियम मॉरिस डेविस, उन्होंने कहा था कि जो भी लैंडफॉर्म बनता है ना, ये भी तो एक लैंडफॉर्म ही है, एक छोटा सा लैंडफॉर्म, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। लैंड मतलब कुछ भी जो आपके जिस पे आप खड़े हैं, चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी। फॉर्म मतलब किस फॉर्म में है वो। तो कोई भी लैंडफॉर्म है वो तीन चीज से मिलकर बनता है, एक मिलता है स्ट्रक्चर, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा टाइम। समझ में आई बात। ठीक, तो एवरी लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो इस रॉक का स्ट्रक्चर क्या है या पेरेंट मटेरियल क्या है इसका, ठीक, उस पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, वेदरिंग और इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन का, उस पर डिपेंड करता है क्या बनेगा। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, तो जितने भी लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं हमारे सामने, उन सबका क्या है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो अपन ने ये समझा कि भाई किस प्रकार से विंड काम करती है। ठीक, तो विंड भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको ग्लेशियर या आइस का भी काम बता रहा हूँ। ये आइस बह रहा है, ठीक, और आइस क्या करता है भैया, आइस जैसे कि मैंने कहा ये स्लोप है ना, ये माउंटेन का स्लोप है, और यहाँ पर ये आइस है, यहाँ इतना मोटा मोटा यहाँ पर आइस फॉल हुआ, और ये इतना, अब ये बहुत टनों टनों मतलब हजारों किलो आइस है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, और ये धीरे धीरे खिसक रहा है पर्वत के स्लोप से, जो माउंटेन का स्लोप है धीरे धीरे खिसक रहा है। तो एक तरीके से ये बर्फ की नदी है जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, और इस नदी में भी छोटे छोटे पत्थर नीचे की ओर हैं, ठीक, जो क्या कर रहे हैं, एब्रेशन भी कर रहे हैं और एटरेशन भी कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो इस पहाड़ को घिस देंगे, ये जाहिर सी बात है। तो ये पहाड़ जब ये जो निकल जाएगा अपना क्या, जब ये पूरा जो ग्लेशियर है जब पिघल जाएगा, तो ये पहाड़ बेचारा पहले जैसा नहीं रहेगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी। क्लियर है। जो स्नोफॉल के पहले की शक्ल थी और स्नोफॉल के बाद ग्लेशियर के निकल जाने की शक्ल है, वो दोनों शक्लें में अंतर आ जाएगा। ठीक, ये वैसे ही प्रभाव है। मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को लेटा दिया जमीन पर, ठीक, जमीन पर लेटा दिया, है ना, और उसके ऊपर से एक बहुत बड़ी, अपन जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो है आपने रस्सी से बांध रखा है, ठीक, पत्थर को आपने रस्सी से बांध रखा है ना, और रस्सी को खींचते हुए इसके ऊपर से आप निकाल रहे हो उस चट्टान को। तो ये इफेक्ट होता है जब ग्लेशियर निकलता है। समझ में बात। तो जैसे ये घिसेगा ना ये आदमी, वैसा ही ये जो पर्वत है, माउंटेन है, घिसता है साथ में। ठीक, तो एकदम पूरा चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही अपन ने इस फिगर में भी देखा अभी। ठीक, ये देखो, तो ये जब पत्थर चट्टान साथ में आइस के साथ जब बहती है आगे, तो क्या होता है,
ये घिसती हैं, माउंटेन को भी घिसती हैं और खुद भी आपस में टकराती हैं। तो यहां पर भी एब्रेशन और एट्रिशन का प्रोसेस जारी है। ठीक है, तो एब्रेशन और एट्रिशन दोनों प्रोसेस क्या है, के प्रोसेस है, इरोजन के प्रोसेस है। ठीक, एब्रेशन और एट्रिशन काय के प्रोसेस है, इरोजन के प्रोसेस है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पीस ऑफ रॉक्स हेल्ड इन आइस क्रैप्स सराउंडिंग रॉक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो अपन ने समझे भाई कि वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है। तो एक लास्ट बार और रिपीट कर लेना तो मुझे प्लीज, है ना, एक बार और बता दूं कि वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एट द अर्थ सरफेस बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, केमिकल एक्शंस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एज इट्स ओन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे होती है भैया, कि मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक, यहां पर पेड़ उग के आ गया एक, तो पेड़ की जड़ें जब बढ़ेंगी आगे तो चट्टान को तोड़ देंगी। ब्रेकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन आपको दिखाता हूं फिगर, देखिए फटाफट, है ना। ये पूरा अपन आगे को इसी चीज को अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा देखिए, ये चट्टान है, ये चट्टान है, किस प्रकार से ये ब्रेक डाउन कर रहा है रॉक को। समझ में आ रही बात। ये छोटे छोटे जानवर, ये साले सारे साले नहीं, मतलब सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आते हैं। क्लियर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। क्लियर है, चलिए ये सारे स्लाइड्स अपन देखते हैं धीरे धीरे आगे फटाफट। ठीक, सारे स्लाइड्स अपन देखते हैं धीरे धीरे फटाफट। देखिए, तो वेदरिंग और इरोजन मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो क्या है भैया ये, इट डज नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ रॉक्स और वेदर मटेरियल, है ना, एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। इट इज इन सिचू और ऑन साइट प्रोसेस। क्लियर है, इरोजन क्या होता है, ऑन द अदर हैंड it is an ex situ process in which further breakdown and disintegration of rocks takes place while they are being carried away from their place of origin to any other place by any agent like gravity, running water, wind or ice, etc. Erosion involves large scale transportation of weathered and eroded material. तो जो weathered और eroded material है उसका large scale transportation होता है। समझ में बात। और इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये जो वेदर मटेरियल है आपस में टकराकर, साइड वाइड में टकराकर कहीं ना कहीं और छोटे होते जाते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वेदरिंग, इरोजन, दिस इज कॉल्ड इरोजन। क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मुझे मैसेज करना, फिर अपन देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, ग्रुप मैंने आपको बताई रखा है। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर है इसका, जो अपना टेक्निकल दिक्कत की वजह से रह गया था बीच में, है ना, तो उसको भी देखिएगा, है ना। उसमें मैंने स्टार्टिंग करी इस लेक्चर की। ठीक, तो इस लेक्चर, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वेदरिंग और इरोजन क्या है, समझना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, लिख तो अपन लेंगे, सामने लिखा है यार, परीक्षा में आपको 250 नंबर से 250 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है यार। ठीक, 250 वर्ड्स, ठीक है, लेकिन आप भावनाओं को 250 शब्दों में व्यक्त करना है, पर भावनाएं भी तो होनी चाहिए उसके लिए, तो समझना पड़ेगा अपने को। तो सब व्यक्त तो मैं करवा दूंगा आपको, है ना। क्या लिखना है परीक्षा में, कैसे लिखना है, सब अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कंटेंट डेवलप हो जाए। कंटेंट डेवलप हो जाएगा तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस चाहिए भाई मेरे को इस एग्जाम को निकालने के लिए। समझ में आई बात की नहीं। रटने से एग्जाम नहीं निकलेगा, केवल और केवल समझने से निकलेगा, ध्यान रखना, और समझने के बाद रटने से निकलेगा। ठीक, तो समझ में आ गया आपने को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रट डालो सामने जो आपके है, रटना बहुत आसान होगा आप, है ना। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल समझना, आपने को रटना भी है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फर्क आगे बढ़ते हैं अपन। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अपने समझ में आ गई हैं। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन मैंने आपको समझा दिया है ना। अगर समझा दिया है तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है अपने आप में इसको प्रॉपरली ग्रास्प करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर इसीलिए तो है हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेदरिंग पर। ठीक, तो वेदरिंग अपन ने पढ़ ली क्या होती है। ठीक, इरोजन भी देख लिया थोड़ा सा क्या होता है। ठीक, अब देखो और थोड़ा सा अपन इसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अपन दोबारा से आ गए वेदरिंग पर। ठीक, तो वेदरिंग की परिभाषा मैंने आपको ऊपर बता दी है कि भैया इन सितु प्रोसेस है, जहां पर चट्टानें वहीं टूटती है, किसके प्रभाव से, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेन के प्रभाव से, है ना, केमिकल के प्रभाव से और बायोलॉजिकल प्रभाव से। ठीक, तो बिल्कुल किस प्रभाव से वो चट्टान या किस इफेक्ट से वो रॉक जो है वो ब्रेकअप हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बेस पर हमने वेदरिंग को या वेदरिंग प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। समझ में आई बात। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ध्यान दीजिए। और ये सारी वेदरिंग एक साथ भी काम कर सकती हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में
सारी वेदरिंग एक साथ काम कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक है ये, कैल्शियम कार्बोनेट इतना भी घुलनशील या सॉल्युबल नहीं होता है कि आप रात में रख के सो और सुबह गायब, है ना, बड़ा रॉक है ये, तो धीरे धीरे इस पर रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल के साथ ये घुलेगा भी, तो केमिकल वेदरिंग हो रही है। साथ ही साथ इस पर टेम्परेचर का भी काम हो रहा है, वही डे और नाइट वाला, ठीक है, सन और मून वाला काम हो रहा है। दिन में 40 डिग्री तापमान, रात में -10 डिग्री, दरारें भी आ रही हैं, है ना, तो दरारें भी आ रही है, मतलब फ्रीज एंड थॉ एक्शन भी हो रहा है, एक्सफोलिएशन भी हो रहा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी उग गया है इसमें, ठीक है, छोटा सा पेड़ उग गया है, पौधा, तो ये क्या करेगा, इसकी जड़ें जब फैलेंगी तो ये तोड़ता जाएगा इसको, तो माइट भी पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये सारी टाइप की वेदरिंग जो होती हैं ये एक साथ चलती हैं। क्लियर है? इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, पर अपन एक साथ पढ़ तो सकते नहीं है इसको, तो अपने को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप किसी चट्टान को ले लेंगे बाहर और उसमें ध्यान से देखेंगे कि भाई कौन सी वेदरिंग चल रही है इस पर, तो तीनों वेदरिंग का प्रमाण आपको मिल जाएगा। फिजिकल वेदरिंग भी हो रही है उस पर, केमिकल वेदरिंग भी हो रही है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, क्योंकि उसका कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा रॉक के ऊपर। ठीक है, लेकिन हो सकता सबसे ज्यादा प्रभाव, देखो, सबसे ज्यादा प्रभाव किसी ना किसी एक वेदरिंग का रहेगा। क्लियर है? या तो फिजिकल वेदरिंग का रहेगा, केमिकल वेदरिंग का रहेगा, या बायोलॉजिकल। तीनों बराबर नहीं होंगी। क्लियर है? तो हो सकता है फिजिकल सबसे ज्यादा है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर केमिकल ज्यादा है, कहीं कहीं पर बायोलॉजिकल ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, समझ में आई बात, क्लाइमेट और बहुत सारे फैक्टर्स पर कि कौन सी वेदरिंग सबसे ज्यादा होगी। समझ में आई बात। अब जैसे मैं मान लो कोई रॉक है, वो कोस्टल रीजन में पड़ा हुआ है, ठीक, जैसे मान लो ये तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक, यहाँ से, है ना, यहाँ से समुद्र चालू हो गया, ठीक, अब यहाँ पर एक रॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये लहरें आ रही हैं और रॉक से टकरा रही हैं रोज, है ना, मुंबई में आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, बहुत सारी क्या, लगभग लगभग सभी जगह लहरें आती हैं। अगर यहाँ बीच नहीं है, रॉकी कोस्ट है, तो ये लहरें टकराएंगी इससे आके चट्टान से, तो एक समय बाद चट्टान की क्या हालत होगी, टूट जाएगी, विखंडित, ब्रेक डाउन। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर प्रेशर लग रहा है, ठीक, प्रेशर काम कर रहा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब काम करते हैं तो वो फिजिकल वेदरिंग होती है। तो इस रॉक पर फिजिकल वेदरिंग काम कर रही है। अब यही रॉक कहाँ पड़ा है भैया, यही रॉक कहीं और पड़ा हुआ है जहां पर जानवर बहुत सारे हैं या पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा रेन फॉरेस्ट। तो यही रॉक जब रेन फॉरेस्ट में पड़ा हुआ है, मान लीजिए रेन फॉरेस्ट है, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लाइकन्स या बहुत माइक्रोस्कोपिक जो एल्गाई है वो जम जाएंगी इसके ऊपर, वो धीरे धीरे इस रॉक से पूरे मिनरल्स को चूस लेंगे, ठीक, और इस रॉक को खत्म कर देंगे। बहुत सारे रॉक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, अपन ने हाथ में उठाए और बिल्कुल बिल्कुल लड्डू की तरह टूट जाते हैं वो, है ना, जो आपने वो गणेश भगवान वाला लड्डू होता है ना, गणेश जी को चढ़ता है, उसकी तरह टूट जाते हैं वो। ठीक, तो बहुत सारे, देखो समझना, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन दोबारा अपन टॉपिक पे आते हैं कि भैया वेदरिंग के तीन प्रकार, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीन वेदरिंग होती हैं। तो एक एक करके पढ़ते आते हैं अपन भैया। तो फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑन रॉक्स। ठीक, फ्रीज एंड थॉ साइकिल्स बता चुका हूं, फ्रीज एंड थॉ एक्शन क्या होता है। फिर वेट एंड ड्राई साइकिल, सूखे और गीले था, तो सूख गया रॉक तो उस पर पानी नहीं हुई, तो ध्यान रखना वो अलग टाइप से गर्म होगा, गीला रॉक है अलग टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, कॉजिंग द रॉक टू ब्रेक अपार्ट। द प्रोसेस इज समटाइम्स असिस्टेड बाय वाटर, वाटर से असिस्ट होता है। टेम्परेचर वेरिएशन इज द की फैक्टर ऑफ फिजिकल वेदरिंग, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर वेरिएशन इज द की फैक्टर ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ठीक, तो फ्यू रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्शन ऑन द रॉक्स आर एज फॉलोज। फ्यू रिजल्ट्स अपन देखते हैं सामने के सामने। तो पहला है डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन मैं आपको बता चुका हूं, अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल आपको हल्का समझा के निकालूंगा। तो फ्रोस्ट एक्शन देखो, वाटर कलेक्ट्स इन रॉक क्रैक्स, ठीक, वाटर फ्रीजेज एंड एक्सपेंड्स फोर्सिंग क्रैक टू वाइडन। तो रात के समय क्या हो गया, ठंडा तापमान हुआ तो ये वाटर जो है ये फ्रीज हो गया है, ठीक, और फ्रीज वाटर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, जो कि क्रैक्स के वॉल्स पर एक प्रेशर डालेगा तब जबरदस्त, ठीक, और दिन के समय ये थॉ हो जाएगा, है ना, थॉ मतलब पिघल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वाटर गेट्स डीपर इनटू द क्रैक, क्रैक में डीपर निकल जाएगा। ठीक, और ये प्रोसेस हजारों साल तक रिपीट होगा। तो यार चट्टान क्या कुछ भी हो टूट जाएगा, समझ में आई बात की नहीं आई, कुछ भी रख दो यहाँ पर वो तो निपटना ही है। क्लियर है? तो देखो ये इस प्रकार से ये आपको दिख रहे हैं शंकर भगवान, हालांकि शंकर भगवान नहीं है, रॉक है, ठीक है, हमें तो कण कण में भगवान दिखते हैं, नो इश्यूज। ये भी रॉक है, ठीक, तो ये रॉक कैसे क्रैक हुआ समझ रहे हैं। ठीक, तो ये अपन फिजिकल प्रोसेस देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक, तो बहुत सारे जो आप मंदिरों में जाएंगे, प्राचीन मंदिर जिनमें जो शंकर भगवान की जो पिंडी है, ठीक है, ये शंकर भगवान जो है वो बहुत पुराने हैं,
तो उसमें आप इस प्रकार की चीजें भी देख सकते हैं। तो ये जो वेदरिंग का इफेक्ट है, अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें तो ये वेदरिंग का इफेक्ट है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब हो सकता है स्थानीय लोग कुछ मानते हो, शंकर भगवान गुस्सा होगा इसलिए दरारें आ गई, वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, मान्यता अपने अपनी जगह ठीक है। ठीक, पर जो मुझे एक्सप्लेन करना है अपन मान्यता परीक्षा में नहीं ले सकते, तो अपन को थोड़ा सा उसका लॉजिकल और थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से पहला जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा या पहला जो फंडा अपन ने पढ़ा है, फ्यू रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग या फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है और कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी वेदरिंग क्या कहलाती है? फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक, तो फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं, कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल जबरदस्त होता है, और इसके प्रभाव से कैसे काम करती है ये फिजिकल वेदरिंग, देखो। फ्यू रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्शंस ऑन द रॉक्स आर एज फॉलोज। ठीक, तो पहला है ब्रॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन। तो फ्रोस्ट मतलब वही बर्फ के एक्शन से अपन ने देख लिया। सेकंड, इसको बोलते हैं फ्रीज एंड थॉ एक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रीज एंड थॉ एक्शन। फ्रीज एंड थॉ का प्रोसेस है। तो फ्रीज एंड थॉ इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग थ्रू विच क्या होता है, एक ब्लॉक जो है वो क्या होता है, ग्रेन्स में, स्मॉल, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट जाएगा ये रॉक, अपनी जगह यहीं पे रखा हुआ। ठीक, ध्यान रखना, ये यहीं पे रखा रखा टूट जाएगा पूरा चट्टान लाखों साल बाद। ठीक, और जब तक इसका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, जहां पर ये रखा है वहीं के वहीं टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे वेदरिंग। ठीक, और जाहिर सी बात है किसी दिन ये लुढ़क कर ग्रेविटी के प्रभाव में इस पानी में गिर गया ये रॉक, ठीक, और ये बहने लगा पानी में, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब एक जगह दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक है, और तब उस प्रोसेस में टूटा तो उसको बोलेंगे इरोजन। बात खत्म, ये ना सिंपल चीज है। सेकंड आता है आपका एक्सफोलिएशन एंड ओनियन वेदरिंग। ठीक, तो ये बता चुका हूं मैं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सफोलिएशन एंड ओनियन वेदरिंग। ये देखो, ये रॉक ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रीज एंड थॉ एक्शन, फ्रीज एंड थॉ एक्शन। ठीक, फिर आता है एक्सफोलिएशन और ओनियन वेदरिंग। ठीक, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए होता क्या है। देखो, इस प्रकार से पूरी आउटर लेयर जो है, आउटर सरफेस जो है इस रॉक की, वो क्या हो गई, आउटर लेयर लगभग लगभग बहुत कच्ची हो गई और लेयरिफाइड हो गई, बहुत मतलब वीक हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आउटर लेयर जो है वो पपड़ी की तरह, प्याज के छिलके की तरह निकल गई। इसको अपन बोलते हैं ओनियन वेदरिंग। ठीक, प्याज के छिलके, आपने देखा ना प्याज, ये देखिए इस प्रकार से। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग। क्या होता है? डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक, अब इसमें पानी का रोल नहीं है, इसमें क्या का रोल है? केवल टेम्परेचर का। तो दिन में 40 डिग्री तापमान, रात में -10 डिग्री तापमान या और कम तापमान, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आउटर लेयर दिन में एक्सपेंड होगा और इनर लेयर कंपैरिजन में, इनर लेयर में एक्सपेंशन कम होगा इस रॉक की, जिसकी वजह से आउटर लेयर फैल रहा है, अंदर लेयर नहीं फैल रहा, तो उसके बीच में एक क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगी। ठीक, तो इस लेयरिफाइड स्ट्रक्चर की वजह से आउटर लेयर कमजोर हो जाएगी रॉक की, और एक समय के बाद ये आउटर लेयर पूरी टूट टूट कर आसपास गिर जाएगी इस रॉक के। तो ये वेदरिंग हो गई, अभी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, फिर ये प्रोसेस काम करेगा दूसरे लेयर्स पर, फिर ये भी टूट टूट कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा बाहर, और एक समय बाद ये रॉक क्या बन जाएगा, है ना, डेब्रिस। डेब्रिस मतलब वेदर्ड मटेरियल। ठीक, तरीके से मलबा बन जाएगा इस रॉक का। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले मैं आपको पूरे प्रोसेसेस समझा रहा हूं, फिर बाद में इन सारे प्रोसेस को मैं लिंक कर दूंगा, जैसे कि अभी कर रहा हूं फिजिकल वेदरिंग में। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग का मेरे ख्याल से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया होगा, और आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फिजिकल वेदरिंग के दो टाइप्स, एक होता है फ्रीज एंड थॉ एक्शन, दूसरा होता है एक्सफोलिएशन। ठीक, फर्दर फिर अपन बोलते हैं तीसरा, तीसरा आता है ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। तो ग्रेन्स में बदल जाता है रॉक्स। तो कभी कभी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या होता है कि भाई जो रॉक के मिनरल्स होते हैं, रॉक क्या होता है, अलग अलग मिनरल से कंपोज होता है ना। तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हैपेंस इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोरस ग्रेन्ड मिनरल्स। Dark colored minerals absorb more heat than the light colored minerals. This lead to differential expansion and contraction of minerals grains, resulting in grain by grain separation from the rock. एक तो अलग अलग मिनरल्स के ग्रेन्स में टूट जाता है रॉक। समझ में आई भाई? बात क्यों नहीं आई? तो यहाँ पर भी समझना। तो यहाँ पर मैकेनिकल सॉरी अपना मिनरल लेवल पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है रॉक का, और एक समय बाद क्या बन जाएगा, इस प्रकार का रॉक बन जाएगा यार आपका पूरा बड़ा चट्टान जो है वो इन सारे प्रोसेसेस के कलेक्टिव इफेक्ट से क्या बन जाएगा, एंड में ये बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फर्दर आता है एक, अब यहां पर एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं अपन शीटिंग। क्या बोलते हैं? शीटिंग। शीटिंग नहीं, शीटिंग। ठीक, तो रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल रिड्यूस्ड द प्रेशर ऑन द रॉक
द एक्सपेंशन ऑफ द रॉक डेवलप्स मेनी जॉइंट्स एंड क्रैक्स, रॉक्स फर्दर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग। तो इसको बोलते हैं शीटिंग। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो एक्सफोलिएशन से, या मैंने कहा आपको फ्रीज एंड थॉ एक्शन से, अगर मान लो लेयर्स रॉक की निकल गई, बहुत बड़ा रॉक है यार, मैंने कहा 100 किलोमीटर लंबा रॉक है, ठीक पूरा, उस पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, तो ये छोटे से रॉक पर भी काम करता है और 1000 किलोमीटर बड़े रॉक पर भी काम करता है लैंड एरिया पर, ठीक है, सारा प्रोसेस एक साथ काम करता है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर रॉक पे काम कर रहा है, बहुत बड़ा रॉक है ना, दबा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दबा हुआ था, मान लीजिए कि ऊपर से इरोजन के प्रोसेस से ऊपर की जो परत है वो हट गई, देखो एक जमाने में ये इतना धसा हुआ था अंदर डीप, ठीक, प्लूटोनिक रॉक है ये, और ये क्या है, ऊपर प्रेशर है, किसका प्रेशर है, सुपर इनकम्बेंट लोड का, है ना, जो पूरा ऊपर सॉइल्स और मटेरियल, समय के साथ ये क्या हो गया, हट गया ऊपर से, है ना, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ एनी एक्टिविटी ये हट गया, जिसकी वजह से इस रॉक पर जो प्रेशर था ऊपर के मिट्टी और कंकर का, ठीक, ऊपर की डेब्रिस का, सेडिमेंटेशन का, वो प्रेशर हट गया, और प्रेशर हटने की वजह से क्या होगा, रॉक एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरारें डेवलप हो जाएंगी इस रॉक पर, जिसको अपन बोलते हैं शीटिंग। क्या बोलते हैं, शीटिंग। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अनलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, अनलोडिंग, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनलोडिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अनलोडिंग की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, और फिर क्रैक्स डेवलप हो गए तो फिर बाकी काम कौन कर देगा, फ्रीज एंड थ्रो एक्शन, और दूसरा अपना टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो ये सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको समझा भी दिए हैं। तो अगर फिजिकल वेदरिंग पर आपको लिखने को आता है तो आप ये प्रोसेस लिख सकते हैं चारों, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें, ओनियन वेदरिंग, एक्सफोलिएशन और फ्रोस्ट एक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट वो हैं अपने क्या प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। तो वेदरिंग समझ में आया, वेदरिंग किस प्रकार से, टेम्परेचर के प्रभाव में, वाटर के प्रभाव में, ग्रेविटी के प्रभाव में, सब कुछ काम करता है, क्लियर है, ग्रेविटी भी काम करती है भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस रॉक पे लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, तो कभी ना कभी वो रॉक क्या होगा, अगेन दरारें आएंगी उसमें, डेवलप होंगी और टूटेगा, ठीक है। और अपन बढ़ते हैं आगे, कि अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका केमिकल वेदरिंग, क्योंकि अपन ने वेदरिंग 3 प्रकार की पढ़ी है, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग अपन देखेंगे। तो ये केमिकल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड द वेदरिंग अवे ऑफ मिनरल्स ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल एक्शन से जो रॉक्स के मिनरल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और रॉक्स विखंडित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग, ठीक। वाटर एंड वाटर वेपर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ टू एक्टिवेट सेवरल केमिकल रिएक्शन विद इन रॉक्स। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, ये रॉक कमजोर होगा। अब देखो थोड़ा सा केमिस्ट्री में उतरना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, है ना, अपने को ज्योग्राफी में लिखने के लिए केवल आपको ये केवल वर्ड्स याद करने हैं, है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या है, जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस और केलेशन, ठीक। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स खत्म होते हैं। ये सारी प्रोसेस केमिस्ट्री की हैं, तो जाहिर सी बात है हम केमिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं, तो लेकिन ये सारी प्रोसेस रॉक्स पर कैसे इफेक्ट करती हैं वो अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो पहला था ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इन वेदरिंग ऑक्सीडेशन मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ठीक। रेड सॉइल अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, जाहिर सी बात है। व्हेन ऑक्साइड मिनरल्स आर प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, reduction takes place. Such conditions usually exist below the water table in the areas of stagnant water and waterlogged ground. The red color of iron upon reduction turns into greenish or bluish gray. मतलब कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन है, रॉक अपने फॉर्म चेंज कर लेंगे, ठीक, टूटेंगे भी और फॉर्म भी चेंज कर लेंगे, क्लियर है। तो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इसमें, केवल आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, शॉर्ट नोट्स, इनको याद करिए, ठीक है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, और केमिस्ट्री पढ़ा भी नहीं सकता, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे जीवन में, क्लियर है। सारे सब्जेक्ट्स लगभग पढ़ लिए मैंने, जितने यूपीएससी इंपॉर्टेंट है, ठीक, मैथ से लेकर फिजिक्स से लेकर सब कुछ, पर केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिससे बहुत डर लगता है आज भी मुझे। जहां पे कुछ दिख जाए केमिकल रिएक्शन लिखी हुई, वहां देखने की इच्छा नहीं करती, बस आप हटाओ इसको, ठीक है। पर ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है भैया, देखो किसी भी व्यक्ति की सब्जेक्ट में जो अरुचि रहती है, रुचि नहीं होती है, जो वो कारण ये होता है, उसका कारण ये होता है कि भैया जिस व्यक्ति से आप फर्स्ट टाइम या जिस व्यक्ति से आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, उस व्यक्ति ने
इस सब्जेक्ट को इतने एक्साइटेड वे में नहीं पढ़ाया है आपको, इसके कारण क्या है, आपको इस सब्जेक्ट से नफरत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट अपने आप में प्यारा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। कह रहे बहुत से लोगों को केमिस्ट्री से प्यार होता है, कारण क्या है, वो उन लोगों से पढ़े शुरुआत में जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग पेश किया है। क्लियर है ना? तो भैया सब्जेक्ट आपको कौन सा अच्छा लगेगा और कौन सा बुरा लगेगा, ये आपके टीचर पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हालांकि केमिस्ट्री तो कभी पढ़े नहीं, उस समय अकल नहीं थी अपने में भी, टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा था, पर अपन खुद ही नहीं पढ़े, क्या कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद फिर आता है आपका कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन रिफर्स टू द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिवन कार्बोनेट टू गिव कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेशन वेदरिंग इज ए प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू वेदरिंग। तो कहीं ना कहीं रॉक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी रॉक में जो मिनरल्स है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ना। तो एज रेन फॉल्स इट डिजॉल्व सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर्मिंग अ वीक एसिड that can dissolve some minerals like limestone from calcium carbonate rocks etc. ठीक है? तो when carbonic acid reacts with limestone it produces calcium bicarbonate which is partially soluble in water. So caves are formed when underground water containing carbonic acid travels through blocks of limestone, dissolves out limestone and leaves empty pocket caves behind. ठीक, इसको बोलते हैं अपन कास्ट टोपोग्राफी। तो अपन देखेंगे आगे, ठीक है, कि एक अंडरग्राउंड टोपोग्राफी जो बनती है, देखिए अंडरग्राउंड टोपोग्राफी जो बनती है, देख रहे हैं आप, ये किससे बन रही है भैया, ये लाइमस्टोन रीजन है पूरा। ठीक, लाइमस्टोन रीजन है, और ये लाइमस्टोन रीजन में जब बारिश होती है, ठीक, तो एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड साथ बनकर ये पानी जब घुसता है छोटे छोटे सीप होल्स में से, ठीक, तो वो होल्स अंदर जाते आते हैं और गहरा करते आते हैं, तो अंदर केव्स डेवलप हो जाती हैं बहुत सारी। अपन देखेंगे कास्ट टोपोग्राफी अपन इसको बोलते हैं, और किसको क्यों बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे आगे। ठीक, तो फटाफट देखो। तो कार्बोनेशन प्रोसेस स्पीड अप विद डिक्रीज इन टेम्परेचर because colder water holds more dissolved carbon dioxide gas. ठीक, तो carbonation is therefore a large feature of glacial weathering. तो carbonation is an important part of chemical weathering, और glaciated regions में जहां पर glaciers हैं वहां पर भी क्या है, carbonation is an important process. अगला आता है आपका solution। सॉल्यूशन तो पता है सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, घुलनशील सॉल्यूबल फॉर्म में जो भी मिनरल्स हैं वाटर में, सॉरी रॉक में, वो जो घुलने वाले हैं वो घुल जाते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन पढ़िएगा, इसको क्या होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगला आता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ध्यान रखिए, इन हाइड्रोलिसिस प्योर वाटर रिएक्ट्स विद सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट मिनरल्स रिजल्टिंग इन द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल्स। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन in controlling the amount of carbon dioxide in atmosphere and can affect climate। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस प्योर वाटर रिएक्ट्स विद सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो जो सिलिकेट्स और कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के बाद बन रहे हैं, उनके प्योर वाटर से रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? तो फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, ज्यादा केमिकल केमिकल नहीं जाना अपने को, ध्यान रखना। फिर आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, जब रॉक, बहुत सारे रॉक्स क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रॉक्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, पानी को, जिसकी वजह से उनका एरिया बढ़ जाता है। देखो, तो हाइड्रेशन इज केमिकल एडिशन ऑफ वाटर व्हेन रॉक मिनरल्स टेक अप वाटर द इंक्रीज वॉल्यूम क्रिएट्स फिजिकल स्ट्रेस विद इन द रॉक। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड टू आयरन हाइड्रोक्साइड्स which are larger in volume. Hydration is reversible and continued repetition of this process can cause rocks to disintegrate। तो बड़ा हो रहा है रॉक और कम भी हो रहा है। और देखो ऐसा नहीं कि पानी पी गया रॉक आपके सामने, आप जब इस तरफ से गए थे तो वो पतला था और इस तरफ से गए तो मोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये वही लंबा प्रोसेस है ना, 100 साल 2 साल 1000 साल, है ना। तो बहुत ध्यान रखिएगा, होता है, टाइम स्केल कुछ नहीं है, टाइम स्केल कितनी भी हो सकती है इसमें। ठीक, फिर आता है केलेशन। केलेशन प्रोसेस देखिए, अब इसमें यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं इसको कई लोग, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, केपेबल होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करने में, सेक्रेट करने में, जो रॉक्स को घुला देते हैं। ठीक, तो केलेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नोन एज chelates that have the ability to decompose mineral and rocks by the removal of metallic cations। ठीक है, आप देखो ये आ गई केमिकल अपनी केमिस्ट्री की भाषा। ठीक है, तो देखो अब केमिस्ट्री में कैटायन क्या होता है, रिमूवल कैसे होता है, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया
यहाँ पर शुद्ध एक चीज काम करेगी, वो है बढ़िया सा एक बड़ा चम्मच लो च्यवनप्राश का और इतना सा रट डालो। समझ में आई बात की नहीं आई? इतना सा रट डालो, क्योंकि अब मैं कैटायंस एनायंस क्या होते हैं और किस प्रकार से ये रिएक्शन होता है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ, मजबूरी समझो, फिर अपन ज्योग्राफी छोड़कर केमिस्ट्री में निकल जाएंगे, है ना। तो अगर आपको पता ही करना है तो अपने थोड़े केमिस्ट्री वाले टीचर जो हैं, है ना, उनका मेक हिज डे, उसका दिन बना दो आज का बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर अपन। चल आगे है भैया, कैलेशन हो गया। तो देखो इस प्रकार के बहुत सारे विचित्र और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स बनते हैं जहां पर अपन केमिकल रिएक्शन या केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं ना। और भी आगे जब मैं आपको अंडरग्राउंड टोपोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन बेहतरीन केमिकल रिएक्शंस होती हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें बनती हैं वर्ल्ड में। ठीक है, हमने नहीं देखी तो क्या हुआ, होती तो है। देखो ये नेचुरली फॉर्म्ड है पूरे, ठीक, रेनफॉल हुई, ये पूरा लाइमस्टोन या सॉल्युबल रॉक का रीजन है, यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बन सकती हैं। तो ये लैंडफॉर्म है एक तरीके का, ध्यान रखिएगा। काय से बन रहा है स्पेसिफिक, यहाँ पर बेसिकली वर्क कर रहा है केमिकल वेदरिंग। क्लियर है? केमिकल वेदरिंग थ्रू इट्स वेरियस प्रोसेसेस। तो केमिकल वेदरिंग के बहुत सारे प्रोसेस कौन से हैं? हाइड्रेशन, कैलेशन हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, कास्ट सॉरी तो छोटा कार्बोनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं किसके? केमिकल वेदरिंग के। ऐसे ही अपन ने जो प्रोसेस देखे हैं फिजिकल वेदरिंग के, वो कौन से हैं? शीटिंग एक प्रोसेस है, बिल्कुल, शीटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग, फ्रीज एंड थॉ एक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग, एक्सफोलिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो ये सारे फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेसेस हैं और ये वही प्रोसेसेस हैं जिनकी बात मैं कर रहा था आपको डिन्यूडेशन के समय। ये सारे प्रोसेस एटमॉस्फेयर से जन्म लेते हैं, ठीक, और जो भी चट्टान पत्थर जो भी सरफेस पे दिख रहा है सबको तोड़ फोड़ के अलग कर देते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, चलिए तो फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना पर्याप्त है। ठीक, चूंकि अपना पहला लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था तो वो आधे घंटे का ही हो पाया था केवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला लेक्चर मैंने आपको बना दिया है थोड़ा सा बड़ा। ठीक, तो आप इसको देखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पर मैंने आपको केमिकल वेदरिंग तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक, फिर अपन फर्दर देखेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में अपन देखेंगे कि भाई बायोलॉजिकल वेदरिंग इज रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये चूहा जो है ना, ये क्या करता है? हो देता है भाई पहाड़ नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, ऐसा भी करता रहता है। तो ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है, वेदर्ड मटेरियल में मूवमेंट कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये पेड़ देखिए, ये पेड़ की जड़ों का जो प्रेशर है इसके कारण क्या होगा? ये चट्टान टूट जाएगी। और इन सबको इनको तो आप जानते ही हैं, है ना, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ के अलग कर दिया था, तो अगर वो पहाड़ बचता तो वो हजारों साल में टूटता और अलग होता, हजारों साल में डिग्रेड होता, है ना, डिग्रेडेशन होता उसमें। लेकिन इन भाई साहब ने क्या करा था? उसको मात्र, कुछ लोग बोलते हैं 17 या 18 साल में एक पहाड़ काट दिया था। जय हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? तो एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग भी बायोलॉजिकल वेदरिंग का पार्ट है। ठीक, ये कौन है? माझी, सब जानते हैं आप इनको, है ना, द माउंटेन मैन। ठीक, लेकिन इनका ज्योग्राफी अपन ने कैसे यूज करा है देखिए। तो इन्होंने क्या करा, क्या है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में जो इन्होंने किया उसको बोलते हैं अपन एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग। देखो केवल ये फोटो लिया है ना, केवल ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, है ना। तो मैं ध्यान रखिएगा भाई, जो भी ह्यूमन कर रहा है आज तारीख में, रोड्स बन रही हैं, आप देखो पूरा लैंडस्केप चेंज कर देता है, पहाड़ के पहाड़ काट दिए, ठीक, टनल्स बनाने के लिए सब कुछ। तो हर सरफेस पर मेरे ख्याल से जितना बेचारे ये फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग चेंज नहीं ला पा रहे हैं, वो तो उतना तो अकेला एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग चेंज लेके आ रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई? ह्यूमन फैक्टर ही काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। अभी हम इरोजन चालू करेंगे और फैक्टर्स कौन कौन से वेदर को इफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। जियोमॉर्फिक इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग का वो पढ़ेंगे। मास मूवमेंट को पढ़ेंगे अपन। इरोजन को पढ़ेंगे पूरा, किस किस प्रकार से इरोजन होता है और इरोजन के प्रोसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस करे हैं इरोजन के। जैसे मैंने आपको बताया एब्रेशन क्या होता है, एट्रीशन क्या होता है। ऐसे ही आगे अपन कोरोजन देखेंगे, हाइड्रोलिक एक्शन देखेंगे, प्लकिंग देखेंगे और डिफ्लेशन देखेंगे। तो वी विल डिस्कस मैनी प्रोसेसेस ऑफ इरोजन ऑल्सो। ठीक, फर्दर। ठीक, चलो अब इसके आगे फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट लेक्चर भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला लेक्चर था और इसके पहले वाला लेक्चर था। ठीक, तो बिल्कुल, तो भाई ये अपना टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसको ज्वाइन करें। कोई भी डाउट हो इस पर मुझसे पूछें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक, और अगर आप कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो भैया अनुराग 27 कोड याद रखिए फॉर 10% डिस्काउंट, फॉर 10% डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट, तुरंत डिस्काउंट। ठीक, तो ये डिस्काउंट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपको मिलना चाहिए। ठीक है, भले ही कितने परसेंटेज का भी मिले। ठीक, तो यहाँ पर तो पूरा 10% डिस्काउंट है, तो अनुराग 27 कोड याद रखिए। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर कंटिन्यूस रहेगा, इसमें अपन इरोजन पढ़ेंगे। ठीक, और वेदरिंग, अपना बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।